तो देखिए सर, आज का टॉपिक कॉपीज अपनी ओपन कर लीजिए। थोड़ा सा आपको मैं पहले सिस्टम बता दूं स्टडी करने का क्या चलेगा। मैंने एक पीडीएफ ओपन कर रखी है आपके सामने। अपने पास जो सेक्शन बी में आपके पास जो 4 क्वेश्चंस आने हैं, अगर उसमें मैं बात करूं, नंबर 1 हमने तैयार कर रखा है कंप्लीट। कौन सा? रेजिडेंशियल स्टेटस। आपको भी उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जितनी छुट्टियां हैं इन दिनों आप थोड़ी क्लासेस चलाएंगे अपनी ऑल्टरनेट, जब तक आपका फ्री वीकेंड भी आने वाला है विंटर हॉलीडेज का, पर चलाएंगे एंड तक। मैं यहीं पे हूँ, कहीं बाहर नहीं हूँ। आपका जनवरी में पहला पेपर कब है? 4 तारीख को, शायद 3 या 4 को। 4 को है, ठीक हो गया। 4 के बाद डायरेक्ट मुझे लगता है टेक्स्ट का ये सिर्फ बीच में कुछ तो नहीं है पेपर में। किन का है वो? कितने बच्चे होंगे अपने? चलो, कौन सा सब्जेक्ट है आपका वो? अकाउंटिंग फाइनेंस। तो उसमें मेरी कोशिश थी कि उस दिन चलो आप पेपर में अपना इन्वॉल्व हो जाइएगा, अभी से स्टार्टिंग रखिएगा कि 4 से मैं आपको कर दूं रेगुलर। 4 को पेपर दो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 दिन है हमारे पास। आई थिंक सो 6 ही चैप्टर है। बड़े कंफर्टेबल तरीके से करने पड़े। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, थ्योरी एक दिन सारी करके फिर भी टाइम बचेगा। बल्कि इन दिनों एक्स्ट्रा जो भी चल रहा है, जैसे आज का लेक्चर हो गया 17 सैटरडे का, आपके ऑल्टरनेट भी रखा मैंने, वही हो गया। संडे इंक्लूडिंग कर लीजिए अगर कोई आएंगे आपके सामने, बट आप देख रहे हैं अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, आपको लेक्चर्स मिलेंगे मिलेंगे। डन। कोई सिलेबस हमारा पहले भी तैयार था, एक्सेप्ट जो चीजें पेंडिंग थी इन दिनों मैं उसको उठाऊंगा। जैसे सैलरी पेंडिंग था, सैलरी कर लीजिए और सेफ हो जाइए अगर ज्यादा डर है। पीजीबीपी का थ्योरी अपन कवर कर लेंगे, न्यूमेरिकल नहीं, मैं पहले कह दूं, क्योंकि फिर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, सबको टैकल करना में दिक्कत आएगी। एज अ कैपिटल गेन, एज अ अदर सोर्स, आपने उसको बड़े अच्छे से किया भी है, तो मैं तो कहूंगा उसी का ही आप अनसोल्ड ट्राई करेंगे आप इन दिनों। ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम इसका पार्ट बनता है, जो मैं आपको ऑलरेडी बताना चाहता था। स्कोप ऑफ कौन सा? इनकम। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे बन जाता है सर जाके, एग्रीकल्चर इनकम। अभी आजकल आपके पेपर का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। इसी के साथ वो बीच में कौन सा पूछ लेता है? एग्जम्प्टेड इनकम्स, अगर आपको याद आ रहा हो। एग्जम्प्टेड इनकम्स, पहले कोशिश थी कि 15 नंबर में डायरेक्ट एग्जम्प्टेड इनकम ही आती थी। राइट एनी 10 एग्जम्प्टेड इनकम्स ऑफ सेक्शन 10, सीधे ही पूछ लेते थे। अब वो 5 6 में कुछ कॉम्बिनेशन बना के पूछ रहा है। एग्रीकल्चर इनकम भी पूछा जा रहा है, जो हमने बड़े अच्छे से किया हुआ है, पार्शियल नॉन पार्शियल करके, बिजनेस इनकम करके। इसका थ्योरी पढ़ा था हमने, व्हेन टू इंटीग्रेट, व्हाई टू इंटीग्रेट, हाउ टू इंटीग्रेट, पूरे स्टेप्स थे मेरे पास, पीडीएफ में पढ़े हैं, सारा कुछ लिखा हुआ। ठीक है। और इसके अलावा जो मेरे पास न्यूमेरिकल आना है वो एक पक्का आना है, उसका नाम किसका रजे? सैलरी का। एक और न्यूमेरिकल आपका आना ही आना है, वो कौन सा है? हाउस प्रॉपर्टी। फिर तो आपको ये सिस्टम पता होना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग हाउस प्रॉपर्टी आपका फुल कंप्लीट है विद अनसॉल्व्ड ऑल्सो। अब आराम से जब मर्जी इसको उठाइए, जब मर्जी पढ़िए। तो रिकॉल करना हमारा काम है, अगर हम 6 दिन पहले जाके भी रिकॉल करें तब भी हो जाएगा। बट आई इन दिनों भी वेस्ट मत करो, जितना हो सकता है गुड फॉर यू। ओके। इन दिनों आज आप सैलरी शुरू करेंगे, ये हमारे दोनों पार्ट ऑलरेडी क्या हो चुके हैं? कंप्लीट। ये तो पूरी कहानी है आपके सेक्शन बी की, बड़े क्वेश्चनों की। मैं सर्कल कर देता हूं जो हमने चलना है। सैलरी 2 3 लेक्चर मैं इस पे लूंगा, कोशिश है मेरा। आज 15 तारीख, थोड़ा बेस खींचता हूँ। 17 तारीख सैटरडे पे लो। अगला देखा जाए 19 ट्यूसडे, 3 लेक्चर में सैलरी काफी आपके हवाले कर देता हूँ, या संडे भी काफी, जैसा भी होगा। डन। नेक्स्ट यूनिट आता है इधर से अपने पास जाके, कौन सा आता है जी? सेक्शन अपने पास सी आ जाएगा। इसमें भी अगेन आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं? 4। इसमें क्या आ रहा है पहले ये समझो। पीजीबीपी का एक तो आ रहा है सर न्यूमेरिकल, जो मैं अभी के लिए ड्रॉप आउट में हूं। अभी के लिए मुझे 3 दिन बाद 4 दिन बाद लगा कि हाँ कुछ सिस्टम ठीक बन गया, तो कर लेना चाहिए, कुछ पेट क्वेश्चंस कर लेने चाहिए, इलस्ट्रेशन 10 12 की सेटिंग बन सकती है, क्योंकि इसका एक पार्ट आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा था, थोड़ा सा आई थिंक सो पेंडिंग है। इट्स अ डेप्रिसिएशन, अगर आपको याद हो। इसका थ्योरी है, 5 का न्यूमेरिकल तो पक्का आएगा, वो डन है हमारा, 5 का छोटा। ठीक है। और एक पीजीबीपी का अलग से क्या आ रहा है, अगर आप समझ पा रहे होंगे, थ्योरी। ये मैं जरूर डन कराऊंगा आपको। जो थ्योरी अभी तक डीपीटी में से आ चुकी, वो सारे आप पढ़ के चलेंगे। जैसे व्हाट डू मीन बाय प्रीमियम एक्सपेंसेस, 35 एडी क्या है, स्पेसिफाइड बिजनेस क्या है, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर क्या खर्चा मिलता है, वो सारा आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये काम क्या कर रहे हैं, एक कैपिटल गेन का, अगर आप देख पा रहे हैं, कैपिटल गेन का थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है मिक्सअप करके, मतलब एक नहीं आएगा, इसके 2 पार्ट। जैसे कि
एक्सप्लेन करिए व्हाट डू यू मीन बाय, क्या था अगर आपको याद हो। ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब क्या है, या फिर कहाँ कहाँ नो क्या नहीं होती, इंडेक्सेशन अगर आपको याद हो, बुक में पॉइंट दिए हुए थे, ठीक। या फिर आप मुझे एग्जम्पशंस एक्सप्लेन करिए, कौन से सेक्शन की, 54 की। वो 5 थी वैसे, आपके सिलेबस में 8 है, हमने नोट्स में 5 दी थी, 2 में अलग से दी थी। 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54H, 54GA, GB, ये काफी सारी थी। कोई भी वो आपसे 2-3 एक्सप्लेन करने को बोल सकता। अगर 5 नंबर में आया फिर मैं कहूंगा ज्यादा टाइम मत खराब कीजिएगा, 54 ही एक्सप्लेन कर दो सिर्फ, जो बेसिक थी घर बेच के घर परचेज करने वाली, तो जरा रिकॉल इन दिनों हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन इसमें आ रहा है लास्ट, हमें ऑप्शन थी शायद वो अकेला कैपिटल गेन आएगा, नहीं, वो कैपिटल गेन प्लस किसका मिक्स करके आ रहा है, अदर सोर्स। ये थोड़ी समस्या बढ़ गई अपने लिए, और कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों अलग अलग आते तो मजा आता, पर ये दोनों आ रहे हैं। अब मान लीजिए ये 8 नंबर का, मान लीजिए ये 7 नंबर का, तो टोटल बन के ये कितने का क्वेश्चन बन रहा है, एक 15। तो मैं तो कहूंगा गो फॉर दैट, इसके लिए जाइए। और इधर से कैपिटल गेन तो अच्छा पड़ा ही हुआ, तो ये बैठा आपके सामने 2 ऑप्शन। फिर भी सेफ साइड चलने के लिए हमने डेप्शन भी कर दिया। अब मैं बता दूं, पीजीबीपी का जो थ्योरी पार्ट है मैं डेफिनेटली करवाऊंगा, और सेफ हो जाएगी। अगर 15 का, और ये भी 15 का इकट्ठा नहीं आएगा, पीजीपी में अलग से पूछेगा। 35 AD एक्सप्लेन करिए, इसका नाम है स्पेसिफाइड बिजनेस। 14 बिजनेस है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हुए हैं कि अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको 100% बिजनेस में क्या मिलेगी, डिडक्शन। जैसे कोल्ड स्टोर, हॉस्पिटल, होटल्स, हाउसिंग फैसिलिटी, फर्टिलाइजर प्लांट, शुगर इंडस्ट्री, बी कीपिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, आयरन और, ये 14 बिजनेस है। दूसरा, इन्होंने क्या कहा, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च, जो मैंने आपकी डीपीटी को जितना पढ़ा है, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर सरकार ने कुछ प्लान्स दिए हैं कि आप यहाँ यहाँ पैसा इन्वेस्ट करो फॉर R&D, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जो बंदा खर्चा करेगा उसको हम 100% क्या देंगे, डिडक्शन। अब खर्चा आप जानते हैं 2 तरह का होता है, कैपिटल एंड रेवेन्यू, तो ये भी मैं इसके अंदर पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन उसने आपको 5 नंबर में पूछा हुआ है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इसके ऊपर भी सेक्शन 35 लगता है, 35D। इसके ऊपर बात करता है कि व्हाट डू मीन बाय प्रीलिमिनरी, होता क्या है, बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल इसका ये है। प्रीलिमिनरी आपको अलाउड होता है जी 1/5 ऑफ एक्सपेंस, बस ये इसका लॉ है। आपको P&L दिया होगा, जो गलत होगा आपको उस P&L को क्या करना होगा, ठीक। पर मेरा लास्ट स्टेप रहेगा, उधर से मे बी ऑन 5th Jan, तब तक मैं पीजीपी का बेस बना दूंगा। आप 4 का पेपर देके फ्री होंगे, जस्ट ये 5 तारीख को आके आप 1-2 न्यूमेरिकल देख लोगी होता क्या है। अगर कभी गेम बिगड़ी, वैसे बिगड़ेगी नहीं, कारण क्यों पेपर्स आपके अब दे चुके, आप 2-3 नॉर्मल ठीक लेवल पे आ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाइक। मैनेजमेंट का आया था आपका डीपरीज में से था, कोई ऐसा नहीं कि वही थे पुराने क्वेश्चन, नहीं कि बहुत ज्यादा हाइक आ गया हो, वही नॉर्मल चीजें थी। हम जितना डीप कर ही जाए टेक्स्ट में, वो डर यही है, टेक्स्ट में डर ही यही है कि बना कौन रहा है पेपर, ये नहीं पता। कि लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था, कोई एसडी का टीचर होगा जिसने सीए की बुक उठा ली, अपने लिए वैसे ही डर जाते हैं कि सीए की बुक से आएगा, कुछ नहीं, वो होते क्वेश्चन वही है, वही डेप्शन लगानी होती है। बट डर ऐसा होता है कि हाँ जी आपको तो पता ही नहीं कौन सी बुक आएगी, तो मैं बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन नॉर्मली होते हैं, वही हाउस प्रॉपर्टी, वही कैपिटल गेन, वही पीजीपी, सब कुछ नॉर्मल। बट हमें पता होना चाहिए इन दिनों पर करेंगे क्या। तो आज का मेरा टॉपिक आपके साथ जाने वाला है जी सैलरी के ऊपर, यहाँ तक आपकी बात हो गई सारा। पेंडिंग सिलेबस में 2 कहूंगा अपने एंड पे, सैलरी कंप्लीट विद न्यूमेरिकल विद शॉर्ट, उसमें पेंशन का क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेचुटी का क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू कैलकुलेट लिविंग कैशमेंट आ जाता है, और पीजीवीपी की थ्योरी जो मेरी तरफ से पेंडिंग है। बाकी रिवीजन ऑफ ऑल चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स की रिवीजन। तो ये रहा जी नोट्स आपके सामने मैंने दिया, कुछ लोगों को शेयर करें। तो फटाफट देखिएगा, सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन था कि इनकम टैक्स लगेगा कहाँ पे, जिन लोगों को क्या मिलेगी, सैलरी। अब सैलरी का मतलब ये नहीं सर हम जो सुन लेते हैं कि 40,000 रुपये महीना, 50,000 रुपये महीना। सर इसके अलावा 2 चीजें और मिलती हैं एम्प्लॉयज को, दैट कॉल्ड एज क्या, अलाउंसेस, कभी नाम सुना हो आपने। एक वर्ड होता है पर्क्स, कभी सुना हो। अलाउंसेस मैं सिंपल बोल देता हूँ, जिसमें आपको शिवांग क्या मिलता है, पैसा, मनी, कोई काम परफॉर्म करने के लिए, जैसे यूनिफॉर्म लेनी है, मैंने कहा जी कल से आपने कोट पैंट पहन के आना है मेरी कंपनी में, आप कहते पैसे, या कोट पैंट दो या कपड़ा दो, मैंने पैसे दे दिए कि आप स्टिच कराओ, आप देखो उतने में आता नहीं आता मेरी चिंता नहीं। पर्क्स में क्या होता है, मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, सिंपल इन काइंड कपड़ा दे दूंगा, कि हमारी कपड़ी है जी, कपड़ा है, इसी कपड़ा लेके जाओ, उसको स्टिच कराओ, वो आपका काम होगा, सिंपल। तो अलाउंसेस में बहुत चीजें होंगी, जैसे कि कैब, कैब के लिए मैंने आपको शिवा क्या देने हैं, पैसे। या फिर मैं आपको कैब की क्या दे दूं, जल्दी बोलिएगा, फैसिलिटी, पिक एंड ड्रॉप, बड़ी कॉमन है।
या टीचर्स को हायर करते हैं स्कूल्स में तो बताया जाता है कि आपको बस आएगी, बस लेकर जाएगी, बस छोड़ के जाएगी। अपने को चिंता यही होगी कि मैं वहां जाऊंगा, गाड़ी लूंगा, पेट्रोल का खर्चा, मैं कहा आपका 1 रुपया खर्चा नहीं। बल्कि उनको फैसिलिटीज देती है, आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ाओ, 50% फीस माफ है। उनको लगता है यार फैमिली हो गया, अपना खर्चा नहीं, फीस कम हो गई, सैलरी अलग से मिलनी है, तो बेनिफिट ही बेनिफिट। तो वो पर्क्स हैं, अलाउंसेस, पैसा, इसीलिए पैसे दिए जाए। तो स्टार्टिंग से सैलरी टैक्सेबल है हेड में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जहां पे क्या होगा रिलेशनशिप, मैं थोड़ा समरी फास्ट करूंगा। सैलरी टैक्सेबल होगा चाहे पार्ट टाइम आप एम्प्लॉय करते हैं, दो लोगों के पास। सैलरी टैक्सेबल होगा ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। मैंने एग्जांपल दी थी। मोस्टली टाइम ड्यू कब होती है, जैसे अभी आने वाला है 31 दिसंबर को, सोचिए एक एम्प्लॉय का क्या हो जाता है, मंथ खत्म हो जाता है। हमारे घर में मेड है, 31 दिसंबर को उसका मंथ कंप्लीट हो जाएगा। पर उसको मैं पैसे देता कब हूँ, अगर बोलूं मैं, हर अगले मंथ की 6 तारीख को। जैसे हमारे पास होता है, कई पेरेंट्स का मैं फोन आता है, मैं फीस 11 को बाद दे दूं, मैं कभी ऐसा क्या हो गया, कहता 8-10 तारीख तक तो मुझे सैलरी आएगी, उस सैलरी में मैं आपको फीस दूंगा, सिंपल सी बात है। सेम चीज यहाँ पर, ड्यू कब होगी सैलरी, दिसंबर में। अगर उस पर्सन को, इंप्लॉय को रिसीव कब हुई, जनवरी में, हम ये बहाना नहीं सुनेंगे कि ड्यू हुई रिसीव हुई, हम कहेंगे विच एवर इज अर्लियर। जैसे अर्लियर, बच्चा कहता है फिर तो सर कॉमन सेंस है, ड्यू हमेशा पहले होगी और रिसीव बाद में होगी। मैं नहीं, इन केस ऑफ एडवांस सैलरी, इन केस ऑफ एडवांस सैलरी, मैं एम्प्लॉय के पास गया, मैं क्या काम करूंगा, छोड़ के नहीं जा रहा, 4 महीने की सैलरी सैलरी मुझे एडवांस चाहिए। कहता लोन ले ले ना, फर्क है, लोन लेना और एडवांस सैलरी लेना दोनों में फर्क है। लोन तो मेरे पे एहसान कर रहा है, मैं तुझे इंटरेस्ट दूंगा, ले ना ले बाद की बात है, मुझे एडवांस सैलरी चाहिए, एडवांस में काम करने के लिए। आप एडवांस सैलरी लेके बैठ गए, अब वहां देखा जाए रिसीव पहले हुई, जबकि काम तो अभी किया भी नहीं, तो रिसीव और ड्यू विच एवर इज अर्लियर। सैलरी अगर कोई पार्टनरशिप फर्म से मिलती है तो यहाँ पे नहीं जाएगी, कहाँ जाएगी, पीजीपी। एमपी एमएलए, आपके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, ये कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है, इनकी सैलरी कहाँ जाएगी, ओएफएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस थोड़ा डीप हो गया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। टीचर्स का स्कूल के साथ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। ये नहीं कि 2 बच्चे आए तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, आप छुट्टी कर दो कल आ जाऊंगी, नहीं नहीं। जैसे डॉक्टर्स का होता है, मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल खोला, कोई डॉक्टर से टाई अप कर लिया कि आप आया करिए सर, 10 से 12 बैठिए और जो फीस कलेक्शन होगी हम बांट लेंगे। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट। मैं दूसरा डॉक्टर रखा, मैं तूने यहाँ सुबह से लेके शाम तक बैठना है, कोई पेशेंट आए ना आए तूने बैठना है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। दोनों फर्क है, जहां मास्टर सर्वेंट रिलेशन है वहां सैलरी जाएगा, वहां सैलरी, मैं किसी टीचर को बुलाऊं, हाँ। जहां बिजनेस टाइप हो गया वहां पीजीपी जाएगा, डन। सैलरी फोरग्राउंड की हम बात नहीं कर रहे, लीव कर दीजिए। कोई सैलरी ज्वाइनिंग से पहले आप लेंगे या नौकरी छोड़ते वक्त, उसको क्या नाम दिया जाएगा, प्रॉफिट इन लीव, सैलरी के बदले में पैसा मिला। इन टॉपिक फाइंड सैलरी कैसे करेंगे, ये पर्टिकुलर कुछ जो अवसर आपको ऐड करने पड़ेंगे अपने अंदर, क्या क्या, बेसिक सैलरी को बोलते हैं, बेसिक पैकेज। इसको वही लोग ना बेसिक सैलरी को वर्ड बोलते हैं बेसिक पे, कभी नाम सुना आपने, क्या होगी बेसिक पे, क्या है, पे भी आता है वर्ड। डियरनेस अलाउंस कभी सुना हो आपने, महंगाई भत्ता, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। आज के टाइम पे जैसे महंगाई बढ़ रही है, सरकार आपकी सैलरी तो बढ़ा नहीं सकती, आप अकेले थोड़े हैं, पूरा हिंदुस्तान है सर, सबकी सैलरी कैसे बढ़ाएं, एक काम कर देते हैं, आपकी सैलरी में थोड़ा सा क्या कर देते हैं, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट लाइक दैट, इन परसेंटेज की बेसिक सैलरी का। और हमेशा परसेंटेज किसका होता है, बेसिक सैलरी का। ये चलो अगर आपको मान लेते हैं आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, मान लीजिए इट्स 30, तो मैंने कहा चलिए 10% मैं आपको क्या दे दूंगा, डीए। तो 30 का 10% कितना हो जाएगा, सोच के देखिए, 3,000। दिस इज योर पार्ट ऑफ सैलरी। अब आप कहो मुझे कहें सरकार को, नहीं जी मेरी सैलरी तो 30 है, नहीं, अब 30 नहीं कहेंगे, 30 + 3 33 है, बिकॉज इससे हमारा टैक्स का चक्कर बढ़ेगा। अगला पॉइंट, कमीशन। ये तो सर नॉर्मल है, हर दुकानदार हर अपने एम्प्लॉय को कमीशन देता है, बिजनेस में चलता है वर्ड। बोनस, ये तो सर नॉर्मल है, आईटी कंपनी में तो सोचो दिवाली के टाइम में मजा आता है, एक एक महीने की सैलरी बोनस मिल जाती है, कि आपको घर बैठे बैठे सैलरी मिलेगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। बोनस 15 से 15% तो बोनस आम है आपके महीने की सैलरी का, 25-25% आम बोनस है, सिंपल। एडवांस सैलरी या एरियर, एरियर क्या होता है, बकाया। अब बकाया क्यों होगा, कारण सोचो, या तो आपने सैलरी रिवाइज कराई है फ्रॉम बैकडेट, लड़ाई झगड़ा चल रहा है एम्प्लॉयर के साथ, मैं कह रहा है मेरी सैलरी 50,000, कहता नहीं नहीं तेरी सैलरी 40,000 है, चलो मैं काम कर ही जा रहा हूँ, केस चल रहा है हमारा 1 साल 2 साल 3 साल, जब सेटल होगा, जितने साल का केस चला इनटू मंथ जितने अमाउंट थी सारी हमें क्या मिल गई, एरियर्स। ग्रेचुटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट बताया था। पेंशन तो आपने सबने वर्ड सुना ही होगा, मुझे लगता है दिक्कत है। वैसे आज के टाइम पे गवर्नमेंट केस में 2005 के बाद कोई पेंशन की जॉब
नहीं है। लीव सैलरी जिसको बोलते हैं छुट्टियों के पैसे, हर इंप्लॉय को 30, 20, 25, 40, 50 साल की छुट्टियां अलाउड होती हैं। मैंने आपको ऑफर दी कि छुट्टियां ले लो, मर्जी आपकी है, जितनी छुट्टियां बचा लोगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या पहले जब आप रिटायर हो रही हैं, आपका मन कर गया मैं चौकरी छोड़ने, छोड़ दो फिर। जितनी छुट्टियां आपके पास पड़ी होंगी इसको हम बोलते हैं अनअर्न्ड लीव। कभी नाम सुना आपने? अनअर्न्ड लीव, मैंने छुट्टियां नहीं ली, आप उन छुट्टियों के मुझसे क्या ले सकती हैं जी? पैसे, मनी। और मजेदार चीज तो ये है, छुट्टियां चाहे आज बचाई और पैसे ले रहा हूं 15 साल बाद, तो पैसे वो मिलेंगे जो रेट 15 साल बाद चल रहा होगा। और कॉमन सेंस है, आज मेरी ज्वाइनिंग 5 लाख पे है, 15 साल बाद मैं 5 लाख पे रहूंगा, मेरा पैकेज खुद कितने का हो जाएगा? मंकरे 25 लाख, मंकरे 30 लैक्स। तो 30 लाख के अकॉर्डिंग एक दिन का जो मेरा पैसा बनता है इनटू नंबर ऑफ डेज, उतने पैसे मुझे मिल जाएंगे। ये पेपर में आ रखा है क्वेश्चन, ये और ये तो मेरा टारगेट रहेगा आपके साथ। डन। अलाउंसेस हो गया, प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे, वॉलंटरल ये भी काम नहीं आएगा, सुपरएनुएशन काम नहीं आएगा, रिट्रेंचमेंट काम नहीं आएगा, मैं वही मेन अभी रखने वाला हूँ। पर्क्स हमारे काम आएगा। 3 डिडक्शन लर्न कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। सैलरी चैप्टर में जैसे हाउस प्रॉपर्टी में 2 डिडक्शन मिलती हैं, एक इंटरेस्ट ऑन लोन की, एक 30% स्टैंडर्ड फिक्स है। यहां पे 3 मिलती है। नंबर 1 प्रोफेशनल टैक्स, आप नोट कर सकते हैं, जिसको और क्या नाम बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट टैक्स। इसको और क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट टैक्स। जो भी, वैसे इसकी अमाउंट मोस्टली 2500 रुपए होती है, 3025 होती है। पंजाब में इसका 200 रुपए महीना है, तो 2400 2500 बनता है। हर स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, ठीक है। इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये डिडक्शन तब मिलेगी, मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, अगर आप कौन से एम्प्लॉई हैं शिवांक? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये थोड़ा पढ़कर पता चलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपकी फिक्स है, बिल्कुल सही कहा आपने। कितने रुपए? 50,000 फ्लैट, फ्लैट 50,000। हाँ, कॉमन सेंस लगाइए, आपका सैलरी 50 से कम ना हो, वो तो फिर मजाक हो जाएगा कि आपकी सैलरी ही 45,000 है तो 50 कैसे करूंगा फिर मैं? तो सैलरी 50,000 होगी भी कैसे सर? आप सोचिए, महीने का 4,000 भी लिखा हूं तभी 48 बनता है, ठीक है ना। 4,000 के महीने में कोई बंदा काम कर रहा हो, वो सैलरी दिखाए फिर, पर तो वो दिखाएगा नहीं, जिसकी इनकम नहीं बनती, रिटर्न भी क्यों भरेगा? तो नॉर्मल पर्सन के लिए सैलरी 1 लाख 1.5 लाख, छोटी से छोटी 180, 15,000 महीने पे काम करते हैं कुछ वर्कर्स, तो 15,000 इंटू 12 भी करेंगे 180, 180 माइनस 50,000, इट्स 130 इज द इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर वो दिखाना चाहते हैं। वरना बड़ी सैलरी तो आप जानते हैं, सबके पैकेज 4-4 लाख, 5-5 लाख, 10-10, 15-15 लाख है। और ये नहीं, जिसका पैकेज करोड़ का है, मैं कह रहा हूँ उसको भी 50,000 की डिडक्शन है। ये नहीं कि उसके लिए क्या फर्क है सर, 50,000 करोड़ वाले के लिए नहीं, डिडक्शन डिडक्शन है। 3 डिडक्शन मिलती हैं दोबारा। नंबर 1 प्रोफेशनल, इफ एनी, इफ एनी अगर होगी तो, वरना नहीं होगा। अगर आप देते ही नहीं तो डिडक्शन किस बात की? नंबर 2 इंटरटेनमेंट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अदरवाइज नहीं। क्वेश्चन में लिखा होगा यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आप तो का नहीं मारेंगे कि सर एयर इंडिया आ गया तो गवर्नमेंट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब तक हमें गवर्नमेंट नहीं कहा जाएगा हम गवर्नमेंट नहीं मानेंगे। थर्ड, स्टैंडर्ड तो पक्का हर जगह। तो शुरू करते हैं, पहला पॉइंट ये रहा जी आपके सामने, फटाफट में ऐसा देखिएगा क्या वर्ड लिखा हुआ है पहले जल्दी। बेसिक फुल टैक्सेबल, डीए फुल टैक्सेबल, वेदर इट इन टर्म्स और, बच्चा कहता है ये क्या बला गई, इन टर्म्स और नॉट, मैं बोल दिया डीए वैसे फुल टैक्सेबल है। इन टर्म्स का मतलब क्या है? जो फॉर्मिंग पार्ट है किसका जल्दी बोलेगा? रिटायरमेंट बेनिफिट। हम ना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कुछ क्या करते हैं मुस्कान? कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस लाइक दैट। मैं 3 वर्ड बना सकता हूँ, 3 वर्ड में तो, एक है प्रोविडेंट फंड्स, एक है मान लीजिए ग्रेचुटी, एक है पेंशन, या एक है मान लीजिए लीव इन कैश, कुछ भी ऐसा। जब ये कैलकुलेशन करते हैं ना, तो ये कुछ फॉर्मूला है, 15/26 इंटू दैट कुछ फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला में आप किसकी कैलकुलेशन जो करेंगे, कैलकुलेशन, तो जो भी परसेंटेज या फॉर्मूला लगाया जाता है वो किसके ऊपर लगाया जाता है? जल्दी बोलेगा। सैलरी के ऊपर। तो उसमें डेफिनेशन क्या है सैलरी की, समझिएगा। बेसिक सैलरी, मैं क्या, हाँ जी, प्लस उसमें हमने वहां क्या ऐड करना है? डीए। और तभी ऐड कर पाएंगे अगर डीए के ब्रैकेट में लिखा होगा एंटर्स फॉर बेनिफिट, या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बेनिफिट्स, या एंटर्स, या इंजॉयमेंट बेनिफिट, कुछ भी वर्ड लिखे होंगे तो वो डीए ऐड होगा, वरना ऐड नहीं। अदरवाइज अगर आंसर पूछोगे तो आपसे पूछे डीए टैक्सेबल, आपने मुझसे पूछा ही नहीं वेदर एंटर्स और नॉट, मगर डीए टैक्सेबल, कि मैं क्या डीए जुड़ेगा क्या? हाँ सर वो पढ़ के बताना पड़ेगा, वेदर एंटर्स और नॉट, इफ नथिंग मेंशन
कुछ ना लिखा हुआ तो क्या मानेंगे, डीए नॉट एंटर्स। पढ़िएगा, in calculation in all the formula DA is considered only if it in terms, if nothing is given about DA then assume it is not in terms। जब तो कुछ नहीं लिखा होगा टैक्सेबल है, पर उसको मैं हर जगह डेफिनेशन में ऐड नहीं करूंगा। कमीशन छोड़ दीजिए, फुली टैक्सेबल है, वेदर टर्नओवर है चाहे वो एनी अदर है। बोनस रिसीप्ट बेस पे टैक्स होगा, रिसीप्ट जब मिल जाएगा। इफ ओनली, इट नहीं है, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। इफ ओनली डिक्लेयर्ड इज गिवन देन शुड बी इग्नोर्ड। अगर उसने कहा कि हाँ हम बोनस देंगे, मैं आज एज अ कंपनी अनाउंस कर दूं कि मैं बोनस दूंगा, आपने फॉरवर्ड मल्टीप्लाई कर लिया, कितने महीने का, 2 महीने का, इंटू 50,000, 1 लाख, नहीं नहीं, जब मिल जाएगा तब टैक्सेबल है। डिक्लेयर्ड इज मेयरली अनाउंसमेंट, तो डिक्लेयर्ड पे कोई टैक्सेबल नहीं होगा। एडवांस एंड एरियर, एडवांस सैलरी भी टैक्सेबल कब होगी, अंडरलाइन करेगा। रिसिप्ट बेसिस, अब दिमाग लगाइए, एडवांस तो होता ही रिसीप्ट पे, एडवांस मिलेगा तभी तो टैक्सेबल होगा। इफ, यहाँ पे भी इफ है, इफ एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज गिवन और नॉनली एडवांस इज गिवन देन इट शुड बी इग्नोर्ड बिकॉज इट इज डिफरेंस, क्या मान लिया जाएगा, लोन। मैंने अभी एग्जांपल दी, जैसे मोस्टली एम्प्लॉयज करते हैं, अपने मालिक से, एम्प्लॉयर से जरूरत पड़ेगी 1 लाख रुपए लेगी, वो मालिक पहले ही पूछते हैं हाँ भी चुकाएगा कब, वो कहता है काम कर लीजिए, इसको मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। अब मेरी सैलरी आपके पास 20,000 रुपये, अब ये भी नहीं 20 की 20 आप काट लोगे फिर मेरे घर पे क्या जाएगा, तो आप किस्त ना लीजिए, 5,000 रुपये महीना आप मेरी सैलरी से काट के रख लिया करो। अब 20,000 मेरी सैलरी है, 5 काट के मुझे कितने दे दिया करो, 15, मेरा भी काम चल जाएगा और आपका भी लोन धीरे धीरे उतर जाएगा। हाँ वो डिफरेंट चीज है, कभी मेरे पास ज्यादा आ गई, मैं ज्यादा मिल, आप कहते फिर तो मुझे 20 महीने लग जाएंगे, अब लगेंगे तो लगेंगे, पर वो फिर सैलरी का पार्ट नहीं है, इट्स अ लोन, तो उसको सैलरी का नाम मत दीजिए, वो लोन है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, एरियर बताया था, जो डिस्प्यूट में है, या इंक्रीज ऑफ सैलरी रेट्रोस्पेक्टिव, तभी लड़ाई होती है जी। एरियर का बकाया क्यों होगा, मैं लड़के बैठ गया कि सैलरी बढ़ाओ, तो कारण होगा रुकने का एरियर का, या फिर हम कह रहे हैं सैलरी बढ़ाओ आज से नहीं, बैकडेट से। बैकडेट कब से, 2018 से। जैसे मैंने अपनी मम्मा की एग्जांपल दी थी, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इनका पे स्केल लगता है, आपने कभी सुना होगा, 6th पे कमीशन, कभी नाम सुना होगा, या 7th पे कमीशन। हर 10 साल बाद पे कमीशन बैठता है, पे कमीशन बैठता है, जो आपकी सैलरीज को क्या करता है, रिवाइज करता है। हरियाणा का सिस्टम ठीक है, हरियाणा चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, मोदी सरकार के साथ, इधर भी बीजेपी है। जिस दिन वो बोल देते हैं कि से पे बढ़ाओ, ये भी बढ़ा देते हैं सबकी पे। पंजाब गवर्नमेंट में समझो 2026 का लास्ट पे कमीशन शिवांग कब बैठा था, 2016 में, अभी 26 आने वाला हो गया। अब इमेजिन कर रहे हैं, 22 तो खत्म ना, 23 आने वाला हो गया, अभी तक इन्होंने 2016 का पे कमीशन रिवाइज नहीं किया। फिर मेरी मम्मा का अभी तक की समझो 6 साल का एरियर पेंडिंग पड़ा है, और मैं क्या जी ब्याज मिलेगा, कहते ब्याज छोड़, जो पैसे हैं वही मिल जाए, बहोड़ी बात। कि गवर्नमेंट का सिस्टम इतना बुरा हाल है, पहले कहते अब देंगे, फिर कहते जून में देंगे, फिर कहते दिसंबर में देंगे, अब दिसंबर भी आ गया, तो अब तक कुछ नहीं। 2016 के पैसे, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2016 से लगा लो मोटे मोटे, 16 पूरा, 17 पूरा, 18, 19, 20, 21, बल्कि 22 भी आ गया। आपके सामने है ये, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 साल तो मैं अभी आपको गिना दिए उंगलों पे। अगर उन्होंने छोटा सा इंक्रीमेंट भी करा ना मुस्कान, मम्मा की सैलरी का 60,000 है, 10% भी करा, अगर मान 5% भी करा, तो 3,000 रुपये हो गए महीने के। 7 साल इंटू 12, 84, 84 इंटू 3, ना करते 3-4 लाख होते हैं, बल्कि ब्याज का नुकसान कर दिया पा, तो कहीं एफडी करके 6-7% कुछ तो मिलता है, बढ़िया बंदे हैं। साल मैं ब्याज मिलेगा, फिर ब्याज छोड़ यही दे दें, अभी भी कोई शंका नहीं कि कुछ आएगा नहीं आएगा। तो ये गवर्नमेंट का हाल है। यही हरियाणा में अच्छा है, हरियाणा में 16 का इंक्रीमेंट उनको 16 में ही दे दिया, बल्कि नई सैलरी रिवाइज होगी मेरी, जो भी 10% 12% था। तो ये थोड़ा फर्क रहती रहता है गवर्नमेंट का। अगला, इट इज टैक्सेबल उस साल जिस साल पैसे मिलेंगे। ये रहा आपका शिवांग मेन पॉइंट, ग्रेचुटी, जिसका न्यूमेरिकल पेपर में कई बार आ चुका, 5 नंबर में मैं कराऊंगा। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट 5 मार्कर, ये आने ही आने, मेरा अगली क्लास में टारगेट आपके साथ इन छोटे क्वेश्चनों पे रहेगा, मैं पहले ही सिलेक्ट करके रखूंगा आपकी बुक से। ग्रेचुटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, मैं इन 3 चीजों पे वर्क करूंगा, अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट फुली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉई, वेदर गवर्नमेंट और कौन सा सी, नॉन गवर्नमेंट। अगर आपने ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के चलते, एक तो रिटायरमेंट के टाइम पे पैसे मिलते हैं ना, नौकरी के चलते आपने पैसे लिए तो इट्स फुली टैक्सेबल। अगर आपने लिए काजल कब, एट द टाइम ऑफ कब, रिटायरमेंट, राइट नाउ। मेरे मामा ने वीआरएस ली है, वॉलंटरली रिटायरमेंट स्कीम, अभी आगे आएगा, उन्होंने लिया तो उनको ग्रेचुटी के कुछ पैसे मिले हैं, तो वो इंटायरली क्या है, एग्जाम्प्ट। कैसे एग्जाम्प्ट है सुनो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे वो, पहली बात तो इट्स अ फुल एग्जाम्प्ट।
अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मदर फादर ब्रदर सिस्टर कोई है, अगर वो पेंशन ऐसा ग्रेचुटी वाला केस है, जब वो रिटायर होंगे 58 पे या कोई ऐसी पोस्ट है जहां गवर्नमेंट 2 साल एक्सटेंड कर देती है, 60 वो हो जाता है, तो उनको जितना पैसा ग्रेचुटी के नाम से मिलेगा 25 30 35 लाख बन जाता है, बड़ा अच्छा बन जाता है। आज के टाइम पे तो सैलरी बड़ी अच्छी है, तो ये भी 50 60 लाख बन जाता है। तो ये सारा माफ है अगर वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट चाहे सेंटर का चाहे पंजाब का, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का। अगर अदर इंप्लॉई है, अब अदर कौन बचा, हम जैसे लोग, सरकारी नहीं। अब सरकारी में ये नहीं सेमी सरकारी, ये कुछ नहीं होता यार, सरकारी सरकारी होता है, सेमी सुमी कुछ नहीं होता, तो प्राइवेट ही है। तो वहां दो चीजें हैं, पोगा एम्प्लॉई, नॉन पोगा। फुल फॉर्म पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। एक्ट लगता है इनके ऊपर, कानून है ये। पोगा का मतलब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। जिनके ऊपर तो ईई कवर्ड, ईई कवर्ड समझते हैं, मैं थोड़ा बता दूं, एम्प्लॉय कवर्ड। ईई का मतलब है लास्ट में 2 ई आती हैं, तो एम्प्लॉय, ई आर का मतलब होता है एम्प्लॉयर, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा ना, ईई ई आर। मैं दोबारा बोल दूं, एम्प्लॉय को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, डबल ई, और जहां ई आर लिखा आ गया उसको मैं क्या बोलूंगा, एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉय कवर्ड है तो उसके लिए एग्जाम्प्ट अमाउंट नीचे दी गई है, अगर एम्प्लॉय कवर्ड नहीं है उसके लिए एग्जाम्प्ट अमाउंट नीचे दी गई है। 2 पॉइंट है। और ये जो एरो बने हुए हैं काइंड बी सी दिस, इसका मतलब है विच एवर इज लोअर। याद रखिएगा, ये भी एरो है, कोई लाइन नहीं है बीच में, वो भी एरो। तो लॉ पढ़ना, इन तीनों में जो सबसे छोटा होएगा वो क्या होगा, माफ होगा। पहले मैं बड़ा कॉमन पढ़ाता हूँ, दोनों में फायदा क्या है। यहाँ पे भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव है, यहाँ पे भी एक्चुअल अमाउंट रिसीव है, यहाँ पे भी मैक्सिमम 20 लाख है, यहाँ पे भी मैक्सिमम 20 लाख है। बच्चे को कुछ तो फायदा हुआ, पहले बड़ा चक्कर था, यहाँ 20 लाख था, वहां पे 10 लाख था, तो बड़ा कंफ्यूजिंग रहता था। अब चलिए कॉमन तो हो गया, अब एक क्लियर हुआ, एम्प्लॉय कवर्ड हो या ना हो, 2 पॉइंट तो कॉमन है। क्या, जितने पैसे मिले, मैक्सिमम 20 लाख। फर्स्ट पॉइंट बड़े ध्यान सुनने वाला है, 15/26 करेंगे शिवांग, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ। आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे 1 महीने की सैलरी क्या थी, इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ, आपने कितने साल मेरे पास जॉब करी। आज के टाइम पे लोग 25 की एज में लग जाते हैं नौकरियों पे, वैसे तो 23 24 के लग रहे हैं, बड़ी यंगेस्ट एज के लग रहे हैं। अब 24 की एज में लग गए, 58 पे रिटायरमेंट, कम से कम 34 साल उन्होंने काम कर दिया कंपनी में, तो 34 ईयर्स इंटू सैलरी पर मंथ, उस सैलरी का 15/26। ग्रेचुटी है क्या, एक तरह का लॉयल्टी, एक तरह की वफादारी। आपने हमारे पास 34 साल काम किया सर, बहुत बड़ा टाइम है, उसके बदले में मैं आपको 1 साल की वफादारी के बदले 15 दिन की सैलरी सरकार अपनी जेब से आपको देगी। सरकार मतलब या मेरा एम्प्लॉयर आपको अपनी जेब से देगा। तो 15 दिन वहां से आए, 15। 26 क्यों, 1 महीने में हम वर्किंग डेज कितने मानते हैं, 26, एक्सेप्ट आज का जमाना, वो सैटरडे ऑफ, संडे मानते थे लोग पहले, तो संडे छुट्टी आती थी रविवार की। अब तो ठीक है, सैटरडे ऑफ है जी, फोर्थ ऑफ है, कईयों में सारे ऑफ हैं। ऐसा कई सरकारी दफ्तर में चले जाओ, वहां तो 20 दिन ही है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में चले जाओ, सैटरडे संडे सारे ऑफ, तो 8 ऑफ हो गए। वैसे ही हिंदुस्तान त्योहारों का देश है, 2 छुट्टियां वैसे आ जाती हैं, तो 20 के दिन काम निकलता है। पर हम भी फिर भी, लॉ अभी पुराना है हमारा, 1961 का एक्ट है, तो हम 26 दिन का लेके चल रहे हैं। 15/26 को मैं एक्सप्लेन कर दिया वाई, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ बताऊंगा व्हाट डू मीन बाय सैलरी, इंटू नंबर ऑफ ईयर, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, राउंडिंग ऑफ। अब बच्चा कहता सर ये भी तो हो सकता है उसने 34 साल 6 महीने काम किया हो, 34 साल 3 महीने काम किया हो, 34 साल 8 महीने काम किया हो। तो सरकार कहती है काम करिए, अगर 34 साल 6 महीने काम किया या 6 से कम किया, फिर राउंडिंग ऑफ नहीं होगी, फिर 34 ही मानेंगे। अगर 34 साल 7 महीने काम किया 6 से ज्यादा, तो ये 35 साल मान लीजिए जाएंगे बेनिफिट आपका, ये रखिएगा। पर किस केस में राउंडिंग ऑफ अलाउड है, अगर इंप्लॉय क्या है, आपने ध्यान नहीं दिया, कवर्ड। अगर इंप्लॉय क्या है, कवर्ड। इधर आ जाइए, अगर इंप्लॉय कवर्ड नहीं है तो पहले तो मैं हाफ करूंगा, कोई 15/26 नहीं, फर्क थोड़ा सा पड़ता है पर हाफ करूंगा। और सैलरी नहीं होगी, कौन सी सैलरी, एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू नंबर ऑफ ईयर कंडीशन सर्विस, राउंडिंग ऑफ नोट अलाउड। आप चाहे मेरे पास 34 साल 11 महीने काम कर लो, तभी मैं कितना कहूंगा, 34 साल। 34 साल 11 महीने 15 दिन काम कर लो, तब भी 34 साल। ये थोड़ा उसका भी फर्क हो गई होगा, कवर्ड और नॉट कवर्ड। नीचे आके यहाँ लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा सेंटर में, ये फॉर्मूला है। इस केस में ये किसका फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, कवर्ड एम्प्लॉय का। ये किसका फॉर्मूला है, नॉट कवर्ड एम्प्लॉय का।
ये दो फॉर्मूले हैं। कवर्ड एम्प्लॉय में सैलरी पर मंथ का मतलब क्या है, जल्दी पढ़िएगा। लेटेस्ट बेसिक सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट प्लस डीए, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, बोथ। बोथ मतलब लिख लीजिए वेदर एंटर्स और नॉट, वेदर एंटर्स और नॉट, इसका मतलब ये है एंटर करे ना करे आप जाके जोड़ दो, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, सिंपल। उस सैलरी का फिर आंसर क्या करेंगे, 15/26 इंटू जितने साल आपने मेरे पास काम किया है, राउंडिंग ऑफ के साथ, ठीक। इधर एवरेज सैलरी लेनी है, तो पहले से क्या बोला, डोंट इंक्लूड द मंथ ऑफ क्या। अब मान लीजिए मेरे जैसा बंदा वो 15 दिसंबर को रिटायर हो गया, तो 15 दिन की सैलरी कैसे निकालें, बड़ी गड़बड़ है यार। तो 15 दिन छोड़ दो, बैक आ जाओ, नवंबर के महीने की तनख्वाह। मैं कहा हाँ जी वो पता है, तो बेसिक सैलरी ले लो लास्ट कितने महीने की, 10। किसको नहीं पता होता, लास्ट 10 महीने की स्टेटमेंट निकलाओ, सैलरी आ जाएगी। एवरेज डीए, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, टी मतलब एंटर्स, टी का मतलब एंटर्स, एंटर्स मतलब टर्म्स, जो डीए एंटर करता है सिर्फ वो पार्ट जोड़ेंगे लास्ट 10 महीने का, प्लस एवरेज टीओ, टीओ मतलब क्या है, टर्नओवर, टर्नओवर कमीशन। वैसे तो कमीशन कोई भी हो सकती है, पर मुझे टर्नओवर चाहिए, टर्नओवर मतलब सेल्स, जो भी सेल्स के ऊपर कमीशन दी जाएगी वो इसमें ऐड कर लो, एवरेज 10 महीने की। जबकि बच्चे क्या करते हैं, पहले सीधा 10 10 महीने का कर लेते हैं, लास्ट में डिवाइड बाय 10, कि बार बार क्यों डिवाइड बाय करना, इकट्ठे टोटल करके डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, वो मर्जी आपकी है, जैसे आपको ठीक लगे। डन। ये नोट पढ़िए, क्योंकि इसी में मैं ज्यादा जोर लगाऊंगा, तो अगली क्लास में क्वेश्चन भी इसके ऊपर ही करने अपने। इन केस ऑफ पीओजी एम्प्लॉय, इफ फ्रैक्शन इज मोर देन, अंडरलाइन करो, 6 मंथ्स, राउंड ऑफ हो जाएगा, जैसे कि चेक करो शुमांक, 30 साल 4 महीने काम किया तो कितना हो जाएगा, 30 साल, 30 साल 6 महीने भी काम किया तब भी 30 साल, 30 साल 9 महीने काम किया तो 31। ये यहाँ बेनिफिट है, देखो 3 महीने कम काम किया पर पैसे पूरे साल के मिले। अगर नॉन पीओजी हैं तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 30 साल 3 महीने काम करो तब भी 30 साल, 30 साल 11 महीने काम करो तब भी 30 साल। नेक्स्ट आइए, अगला वर्ड क्या है, जल्दी बोलेगा। अनकम्यूटेड, एक होती है कम्यूटेड। अनकम्यूटेड क्या होती है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो आप नॉर्मल लेमैन में बोलते हैं क्या, सुना भी होगा, घर में कोई दादा दादी बुजुर्ग कोई होंगे जिनकी पेंशन आती होगी, तो वो मंथली आती है, वो आपसे पूछा जाता है कि आप मंथली लेना चाहते हैं, इसको भी इकट्ठी करानी, मैं मंथली दे दो, अपना खर्चा पानी दूंगा। तो टैक्सेबल है सबके लिए, फॉर ऑल एम्प्लॉय। जैसे मेरी मम्मा ने भी बीआरएस ले ली, तो उनको भी इस मंथ से आई थिंक सो पेंशन लेनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वो पेंशन उनकी टैक्सेबल है अंडर द हेड सैलरी। अगर वो पेंशन को क्या करा ले, कम्यूट, कंप्यूट नहीं कम्यूट, इकट्ठी, कि चल यार अभी कौन सा जरूरत है, पैसे हैं बच्चों के पास, ठीक है आप इकट्ठी कर दो, इकट्ठी ले लेंगे, तो एग्जाम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10। सरकार कहती है चलो बच्चा इकट्ठा करा रहा है, कुछ माफ कर देते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो क्या होगा, फुली एग्जाम्प्ट। अदर एम्प्लॉई है तो दो बातें आपसे पूछी जाएंगी, क्या आपको ग्रेचुटी भी मिलती है या ग्रेचुटी नहीं मिलती। मैं कहा हाँ ग्रेचुटी मिलती है, या करने का तरीका सुनो, सरकार ने मजा लिया, अगर ग्रेचुटी मिलती है तो इसको थोड़ा माफ पैसा कम करो, क्योंकि इसके बाद तो पहले ही पैसे हैं, ग्रेचुटी मिलती है ऊपर से पेंशन नहीं मिलती है, या करने का तरीका। तो एग्जाम्प्ट अमाउंट पढ़ रहे हैं आप, टोटल पेंशन का कितना माफ करेंगे पर अजय, 1/3। अगर ग्रेचुटी नहीं मिलती तो टोटल का कितना माफ करेंगे, 1/2। अगर आप समझ पा रहे हैं 1/2 का मतलब कितना माफ हो गया, 50%। 1/3 का मतलब कितना माफ हुआ, 33 तो सर का याद करने का तरीका मतलब सिंपल लॉजिक है, हाँ भी ग्रेचुटी मिलती है, हाँ जी मिलती है, फिर तुझे 1/3 माफ करेंगे। हाँ भैया ग्रेचुटी मुझे नहीं मिलती, चल तू गरीब बंदा, ठीक है तुझे आधी माफ कर देती है, ये चीज है। और टोटल पेंशन का मतलब क्या है, फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। नेक्स्ट पॉइंट, नोट ए लीव सैलरी, जल्दी बढ़िएगा। इट मींस इनकैशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड लीव, जो आपके खाते में पड़ी रह गई छुट्टियां, आप उसको यूज कर। मम्मा ने भी रिटायरमेंट लेनी थी, तो उनको पता है उनके पास 600 700 छुट्टियां इकट्ठी होती, जाते नहीं थे कहीं, इतनी सारी छुट्टियां इकट्ठी हो रखी। मैक्सिमम 300 दिन के पैसे ले लो, वैसे कितने मर्जी के ले लो, 300 दिन तक के पैसे क्या होते हैं, माफ हो जाते हैं। एग्जाम अभी पढ़ाऊंगा लॉ में, तो आप तो खुद करके सीए बैठे हैं, राय देनी है कि बस 300 छुट्टियां रख लो बाकी खा जाओ। अब 400 छुट्टियां थी, तो अपने यहाँ गुड़िया हुई मेरे पास, तो उन्होंने 3 4 छुट्टियां, 3 4 महीने की छुट्टियां वहां ले ली, कि मेरे पास यहाँ टाइम पूरा यूटिलाइज करा दिया। ठीक है, कहीं शादी थी महीना वहां छुट्टी लेके बैठ के, ये पूरी छुट्टियां ले लो, फायदा क्या। अगर आप छुट्टियां छोड़ेंगे पैसे मिलेंगे टैक्सेबल है, तो इससे अच्छा तो पैसा छोड़िए, आप लोग छुट्टियां मैक्सिमम इतना ले लीजिए, जितनी पड़ी हैं सारी यूज कर लो, अदरवाइज रखिए रखो लास्ट में जाके एक अच्छा पैकेज। उन्होंने जब ज्वाइन किया था 1992 में, 1992 में, उनकी सैलरी थी 1700 रुपये महीने। अगर मैं उस हिसाब से पैसे दूं तो कुछ बनते ही नहीं, तब लोग काम कम करते हैं। अब सरकार ने लालच दिया, छुट्टियां जोड़ लो, पैसे उसको अकॉर्डिंग दूंगा जिस दिन तू रिटायर होगा। अब उनके पैकेज थी 70,000 रुपये, फर्क कितना है, एक दिन की दिहाड़ी पे आज 2,000 रुपये, छुट्टियां इकट्ठियां कर लो 400, और जी 8 लाख रुपये बन गई।
कि कहीं 8 लाख रुपए छोड़ना बड़ी अमाउंट है, 1700 देख के कोई बात नहीं करता। सेम चीज यहाँ पे है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव दिया, इनको काम करवाइए, लालच दीजिए कि छुट्टियां इकट्ठियां करो। अब छुट्टियां देनी भी पड़ेंगी आपको, सम टाइम इमरजेंसी मेडिकल आ गया, दिक्कत आ गया, तो आप कहते हैं मैं तो घर बैठ गया। अब आपको पता हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, आप नीचे बैंक ही चले जाइए, एक बंदा अपनी जॉब से अपनी सीट से उठ जाए, मुझे लगता है मुसीबत आ जाती है सर। कारण क्यों? वो साला पता नहीं कितने लोगों को हैंडल करके बैठा है, उसका प्रेशर दूसरी सीट पे, और दूसरे वाला काम गलत कर रहा है उस चक्कर में। तो गवर्नमेंट कहती है लालच दो उनको, क्या छुट्टियां इकट्ठी करो, काम पे आए। पर आजकल का जमाना उल्टा है, अपने जैसे नए नए यंग जा रहे हैं काम पे, वो पहले ही कैलेंडर देके चलते हैं कि शनिवार आ रहा है, छुट्टी आने वाली है, पहले ही अप्लाई कर दो शुक्रवार के बीच में। उधर से पता चल रहा है मंडे ऑफर है, ट्यूसडे भी ला दो, उड़ा दो 5 छुट्टियां इकट्ठी। कंपनियां कैसे चलेंगी? तो कंपनियां खुद देखती हैं कि इनको कैसे लालच दें कि सर बोनस है जी, बोनस मिस हो जाएगा अगर आप काम करेंगे। अबे मैंने कोई ट्रेनिंग लगानी थी अपनी HDFC लाइफ का, मैंने जैम प्रोफाइल ली है, और मैं कहाँ जाता, कोई लालच दिया गया सर बात कुछ नहीं, आपने 2 अटेंडेंस लगानी है, 1 1 घंटे की मीटिंग है, अगर आ जाओगे बैठ के चाहे मोबाइल चला लियो वहां बैठ के, कहता को 20,000 पे पे आउट ज्यादा आ जाएगा, आप भी चले गए। मैं कह रहा हूँ कि अगर 20,000 आ रहा है अपने क्या माड़ा है, 1 घंटा ही जाके आने हैं, बैठाते हैं। तो वो सेम चीज कंपनीज ऐसा वर्क कर रही है, इनको प्रमोट करो, इनिशिएटिव कि सर अगर आप आज छुट्टी नहीं करेंगे सैटरडे, देखो हमारी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च होना है, 15,000 पे आपको पे आउट हो जाना है। आप कहते हैं एक दिन छुट्टी ना मारने 15,000 आ रहा है, और काम कर लेते हैं। तो कंपनी का काम लाखों का है, कंपनी सब सिस्टम बना रखे हैं। जैसे कि वर्ड होता है C2C, कभी आप कंपनी में जाएंगे, जॉब में जाएंगे, कॉस्ट टू कंपनी, वो आपको पैकेज सुनाएंगे, ये आप डर जाएंगे। हमें किसी बंदे ने पैकेज बनाया, रिटर्न भेजी, रिश्तेदार में होता है कंपेयर हो जाता है, तू क्या कर रहे हैं, मैं बिल भर रहा हूँ। वो कहता है मेरी गुड़िया का पैकेज तो 25 लाख का है। हद होगी, फिर हम क्या कर रहे हैं, इस हालात से बड़ी नौकरी कर रहे थे हम भी। वो बाद में पता चला 25 लाख इज द C2C, इट्स अ कॉस्ट टू कंपनी। आप कंपनी को कितने के पड़ेंगे अगर आप हमारे पर्टिकुलर फुलफिल कर देते हैं। अगर आप ये टारगेट अचीव करते हैं तो आपको 1 लाख का बोनस, ये टारगेट तो ये बोनस। मैं कहता टारगेट बेस है ना, असली पैकेज तो उसको 60,000 महीना आता है। तो बुरी बात था ना 7-20 मिल रहा है, बता दी 25 लाख, हमारे घर में क्लेश हो गया, इस साले तो कुछ कर नहीं रहे, कि अब आप पढ़ाई जा रहे हैं लोगों को, वो 25-25 लाख कमाने लगे। मैं क्या पूछ, तो यार 25 लाख आता भी नहीं आता उसका हाथ में, उसको भी 60-70 हजार है। कॉस्ट टू कंपनी क्या, कंपनी आपको कैब की फैसिलिटी दे रही है, कंपनी सोचा आपके कैब के आने जाने का 2 लाख का बिल बनता है, बीच में जोड़ दिया, आपको थोड़ा मिला, वो तो गाड़ी आपको लेके जाती, गाड़ी छोड़ के जाती, वो कंपनी ने जोड़ दिया 2 लाख का बिल है। आपको वहाँ फूड मिलता है, या आपको कोई ट्रेवल कराती है कंपनी, कंपनी 3 लाख का आपका ट्रेवल का खर्चा है। आपका जिम, जैसे इन्फोसिस वगैरह में बने हुए हैं जिम्स वगैरह बने हुए हैं, कैफेटेरियाज बने हुए हैं, आपका 50,000 का कैफेटेरिया, आप चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, ना पीजिए, हमने तो 50,000 आपका लगा दिया, वो आपके दिन मेरा पैकेज बढ़ गया, आपको कुछ नहीं मिला, आपने चाय पी है, ऐसे आपको क्या मिल गया 50,000 का। हाँ, कैफे बंदा ये सोचता है मैं भी तो अपने पैसे की पीता, वो अपना माइंडसेट है, वो अपना माइंडसेट है, कहीं 50,000 मिले फिर मैं चाय पीऊं ना पीऊं मेरे ऊपर है, पर पैसा ना देके कहना कि चाय पी लो यार, वो आपका डिफरेंट कंसेप्ट। सेम यहाँ कंपनी आपको प्रमोट कर रही है बार बार, छुट्टियां बचाइए, उस छुट्टियां के आप हमसे क्या ले लीजिए, पैसे। अब लीव सैलरी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट लेंगे सर, फुली टैक्सेबल है, एट द टाइम रिटायरमेंट लेंगे एग्जाम्प्ट है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जैसे मामा को पैसे मिलेंगे पूरे माफ है, अदर एम्प्लॉई है तो एग्जाम्प्ट तो है, लोअर, क्या वर्ड है, विच एवर इज लोअर, पर 4 पॉइंट है, लीव क्रेडिट इनटू एवरेज सैलरी, 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, मैं ये कह रहा था 300 दिन, 10 मंथ्स मतलब 1 महीने में 30 दिन, 10 महीने के 300 दिन बहुत है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, ये आपको क्वेश्चन में धीरज क्या होगा, गिवन होगा। मैक्सिमम 3 लाख, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। चारों में जो विच एवरेज क्या होगा, लोअर। आपका फायदा कर देता हूँ, 10 महीने की जो डेफिनेशन थी पीछे एवरेज सैलरी की, कॉपी पेस्ट, ये नहीं करा कि यहाँ कुछ और बोल दिया, वही जो नॉन पीओजी का था, क्या एवरेज सैलरी 10 महीने की, डीए इन टर्म 10 महीने का, टर्नओवर कमीशन 10 महीने का, हमने तंग नहीं किया। नाउ एक पॉइंट रहेगा बस बोलने वाला, कौन सा, व्हाट डू मीन बाय, बच्चा कहता है हम कैसे निकालेंगे कितनी छुट्टियां आपके अकाउंट में है? सुनो, सरकार ने फॉर्मूला दिया है, लीव क्रेडिट, लीव अलाउड माइनस, आपने छुट्टियां भी तो ली हुई कुछ, जैसे मैं भी बात कर रहा था, फिर लीव अलाउड का मतलब सरकार कहती है आपका एम्प्लॉयर आपको कितनी मर्जी छुट्टियां दे, 40, 45, 50, 60, कितनी भी दे, हम अपना चार्ट बनाते वक्त, कैलकुलेशन करते वक्त यहाँ मैक्सिमम कितने डेज लेके चलेंगे, 30। ऐसे तो आप मजा ले लेंगे, सुनने वाली बात है, आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिए 45 डेज, सुनने वाली बात है, और आपने कितने साल काम किया, ध्यान से सुनना, 20 साल काम किया, और मैं कहता मैं एक साल में 45 छुट्टियां शिवांग आप ले सकते हो, ये कहता कोई बात नहीं, ये हर साल क्या करता गया शिवांग, सुनने वाली बात है, 45 लेता गया, कितनी छुट्टियां बचाता गया, 20 डेज हर साल की,
तो इसने जब रिटायर होने लगा, इसने सोचा चलो आज नौकरी छोड़ देते हैं। इन्हें कहा जी चलो जी, मैंने कितने साल काम किया सर के पास, 20 साल। हर साल कितनी छुट्टियां बचाई, 20। कितने छुट्टियां मेरे पास बच गई, 400 डेज। ले आओ जी पैसे, ले आओ, मत दो, रुक जाओ। ये तेरा दिमाग कहता है ऐसा कुछ। क्यों, मैंने तुझे छुट्टियां कितनी दी, बहुत ज्यादा, 45। तो उसमें सोच रहा है फिर क्या हो गया, 45 में 25 ही ली है, अभी भी कितनी पड़ी है, 20। 20 साल हो गए काम करते मुझे, तो हर साल मैं ऐसे ही करता हूँ, 20 18 19 एवरेज बचा लेता हूँ, तो 400 छुट्टियां मेरे पास पड़ी हैं ना। सरकार कहती है दोबारा बोल, हाँ कितने साल काम किया, अगर 20 साल, एक साल की 30 छुट्टियां होती हैं। मैं तो गड़बड़ होगी, मैं तो 45 के हिसाब से चल रहा था, तो चली चल फिर, हम अपने अकॉर्डिंग 30 लेंगे। तो कितने दिन बनते हैं, जल्दी बोल। 600 दिन बनते हैं। अब बता तूने 20 साल में कितनी छुट्टियां ली, मैं कहा 25 के हिसाब से मैं तो खा गया। कितनी छुट्टियां खा गया, जल्दी बोल। 500। कितने दिन बचते हैं, 100 दिन के पैसे मिलेंगे। आप तो मगर नीचे बैठ जाएंगे, यहाँ कुर्सी है। कारण कि मैं सोच के आया 400 दिन के पैसे मल्टीप्लाई करके आज से पैसे लेके जाऊंगा, आप कह रहे हैं सिर्फ 100 दिन। क्यों, हमारी कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग है, नॉट आपके अकॉर्डिंग। तो आपको पता होना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, जब एम्प्लॉयर बोलता है कि आपको 45 डेज अलाउड है, वो तो बोल देगा, आप अपने टाइम सोच के चलेंगे भाई, 30 के अकॉर्डिंग सोच के चलो, कि मैक्सिमम 5 6 जितनी हो सकती है उतनी लो, पक्का ना करो ज्यादा, ठीक है। आगे वीआरएस आप रहने दीजिए, पेपर में नहीं कवर होगा। रिट्रेंचमेंट पेपर में नहीं कवर होगा, नॉट इन सिलेबस कर दीजिए। मेन मेन आपको मैं रीड कराऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं। पहले जरूर पढ़े होंगे हमने, अदरवाइज अभी कुछ नहीं कर रहे आप इसको, पहले जरूर करे होंगे, अभी नहीं कर रहे। आइए जल्दी सर, नेक्स्ट पॉइंट मैं फिर बोल रहा हूँ, इसको मैंने क्रॉस कर दिया। रिट्रेंचमेंट आप भी क्रॉस कर सकती हैं, घर पे याद रहेगा कि कर तो पढ़ी जाए, फिर फायदा नहीं होगा, मिक्सअप हो जाएगा दिमाग में। रिट्रेंचमेंट और वीआरएस, लो जी, यहां से स्टार्ट करते हैं, फटाफट टाइम दीजिए। अलाउंसेस, कम्यूटेशन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। आपको पता होना चाहिए फुली क्या है, मैं दोबारा बोल दूं, फुली क्या है, टैक्सेबल। फुली क्या है, टैक्सेबल। सिर्फ किन लोगों को माफ है, सुन लीजिए, 3200 रुपए महीना आज भी माफ है, अगर वो पर्सन असेसी ब्लाइंड है, डेफ है, डम्ब है और हैंडीकैप, अदरवाइज किसी को माफ नहीं। हम नॉर्मल लोग हैं, अपने को कल मेरा कोई बॉस मुझे पैसे दे, सर जी ये लो 5,000 महीना आने जाने का खर्च, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, मैं कहा 5,000 इंटू 12 कितना हो गया सर, 60। 60 इज द टैक्सेबल। 60,000 मेरी सैलरी में जाके जोड़ दो, जो मेरी सैलरी आप 4 लाख बोल रहे थे, 4 लाख नहीं होगी, 4,60,000 हो जाएगी, दैट्स अप। अगर आप ब्लाइंड डेफ है तो 3200 इंटू 12 पर मंथ है, वो माइनस हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, फिर टैक्सेबल। ओके। चिल्ड्रन, आपके बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेवारी वैसे हमारी नहीं है, आपका एम्प्लॉयर चलो फिर भी आपको पैसे देता है, चल साहिल जी अपने बच्चा आपका पढ़ रहा होगा, मैं आपको 500 रुपए महीना दूंगा। क्या दूंगा, 500 रुपए महीना। अब आप भी जानते हैं 500 में एजुकेशन तो होती नहीं, चलो फिर भी मैंने कुछ तो सहारा दिया। 500 इंटू 12 साल के उसने कितने पैसे दिए, 6,000। कितने पैसे दिए, 6,000 रुपए। बट सरकार कहती हम मैक्सिमम 100 रुपए माफ करेंगे, माफ करेंगे 100 रुपए पर चाइल्ड। मैक्सिमम कितने बच्चों तक, सरकार ने बताया था 2 ही बच्चे हैं, ठीक है ना, बच्चे 2 ही अच्छे, उन्होंने बड़ा नारा बनाया था, तो उसको अकॉर्डिंग एक बच्चे के उसने मुझे 6,000 दिए, तो एक बच्चे के माफ कितने बनते, जल्दी बोलिएगा, 1200। तो 4800 इज टैक्सेबल, कहां पे, मेरी सैलरी में। अब मेरी सैलरी जो आप 4,60,000 बोल रहे थे, अब उसमें 48 और ऐड कर दीजिए, 4,64 कितना बन जाएगा, समझो बात। दिस इज अ टॉपिक सैलरी। अगला, हॉस्टल के पैसे दिए, आप जितने मर्जी दो, हम आपको मैक्सिमम 300 रुपए पर चाइल्ड और मैक्सिमम 2 बच्चे, ये रेट याद करना, 100 और 300। ओके। अंडरग्राउंड माइंस वैसे काम आता नहीं, 800 रुपए महीने है, अगर किसी को बेसमेंट में काम करने को मौका मिला, आप कहते मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं तो कॉमन सेंस है, कोई भी नहीं जाएगा, किसको अच्छा लगता है अंडरग्राउंड माइंस में जाके काम करना। जैसे केजीएफ मूवी आप लोगों ने देखी होगी, अगर वो यही तो चीज थी, माइंस वगैरह में जाके काम कर रहे हैं, वो कोयला कोयला निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं वहां से, वो तो वहां रिस्की होता था। वो दिखाते हैं, फिर वो रॉकी भाई कहता मैं ही जाऊंगा अकेला, टेंशन ना लो, कि मैं ही देखता हूँ क्या सिस्टम है, देखिए मूवी आपने, हाँ देखी होगी, तो वही चीज तो है, कि मैं दिखाता हूँ ये क्या चक्कर है, कुछ नहीं होता, कि मैं निकालता हूँ, उसको देख के बाकी हौसले में आते हैं, हाँ हाँ हम भी चलते हैं। तो ऐसी जब कंपनीज काम करवाती हैं, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव देती है। मैंने कहा यार जो बंदा माइंस में जाएगा उसको 2,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा मिलेगा। आप ही सोचेंगे भाई 24,000 रुपए सैलरी का फर्क पड़ता है, काम तो करना ही है, ठीक। बस सरकार कहती 800 रुपए महीना, उसमें से हम आपको क्या कर देंगे, एग्जाम्प्ट। मतलब 2,000 माइनस 800 काट के कितना टैक्सेबल, 1200 इंटू 12 जो 20 साल का बनेगा। ट्राइबल एरिया, गांव में जाके काम करिए, तो 200 रुपए महीना आपको क्या कर देंगे, दोबारा बोल रहा हूँ, ये एग्जाम पढ़ रहे हैं आप लोग, गलती से कुछ और ना पढ़ जाना, क्या पढ़ रहे हैं आप लोग, ये एग्जाम।
आगे, अलाउंस टू एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, जो रेलवे वगैरह में काम करते हैं, बसेस वगैरह में काम करते हैं, उनको अमाउंट रिसीव उसका 70% और 10,000 महीना, विच एवर इज लोअर। जो लोअर होगा वो क्या हो जाएगा, दोबारा बोलिए, एग्जम्प्ट। जो लोअर होगा वो क्या होगा, एग्जम्प्ट या रहेगा। ये कुछ अलाउंस हैं शिवांग, 7 से लेके 12 तक। जस्ट एक बार नाम नोट कर लीजिए, बस नाम रीड कर लीजिए एक बार क्या है। ट्रेवलिंग और टूर, बच्चे ना मिक्स कर देते हैं, वो कम्यूटेशन और ट्रैवलिंग को इकट्ठा कर देते हैं। कम्यूटेशन इज ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। ये ट्रैवलिंग है, टूर पे आने जाने की। जैसे मेरा, हमारे सीए करते थे हमारे साथ कि आज ऑफिस नहीं आना, आपने डायरेक्ट क्लाइंट प्लेस पे जाना है, डेरा बसी। तो हम वहां से बस ऑटो वगैरह पकड़ के सीधा जा रहे हैं डेरा बसी, काम सीखने के लिए या आर्टिकल का काम करने के लिए। अब डेरा बसी जाएंगे, कॉमन सेंस है, बस का फेयर जितनी का हमारी, तो उन्होंने सीए ने अलाउ कर रखा है कि गार्ड कैब में ही जाना, कैब करेगा 400 लग जाएंगे, तो बस में जा, ठीक है ना, ऑटो ऑटो में जाओ, जो भी। जब हमें स्टेशन वाइज ऑडिट आ जाते, कई बार नागपुर, कई बार लखनऊ। अब लखनऊ हम बाय एयर थोड़ा भेजेगा हमें वो, तो बाय ट्रेन जाइए, तो बाय ट्रेन भी खर्चा तो होगा ही। तो वो सारा क्लाइंटल हमें पे करवाता है, हमें सीए हमारे पे करते हैं। तो वो टॉलरेंस, कन्वीनियंस, यूनिफॉर्म, डेली हेल्पर अलाउंस। डेली मैंने बताया था मतलब क्या था डेली अलाउंस का, सम टाइम। डेली अलाउंस का मतलब क्या होता है, जब आप ऑफ ड्यूटी कहीं और प्लेस पे चले जाते हैं, जैसे आप चंडीगढ़ के हैं, पंचकुला के, आपकी मैं नौकरी लगा दूं पटियाला, आप कहते हैं फिर क्या चक्कर है, नॉर्मल स्टेज ही तो है, सैलरी मिलेगी। जिसको बोलते हैं डेपुटेशन, कभी नाम सुना आपने, डेपुटेशन के बेस पे आप वहां पे गए हैं, तो वहां पे आपको दिन के कुछ खर्चे खर्चे करने को मिलेंगे पैसे, मतलब 500 रुपए दिन का, 400 रुपए फॉर रेगुलर एक्टिविटी। यहाँ पे आप लोकल बैठे होते हैं, चाय पानी का खर्चा आपका होता है, या घर पे पी लेते हैं। वहां बाहर जाएंगे तो 20 30 50 खाना खुना ब्रेकफास्ट वगैरह करना पड़ेगा, तो उसके खर्चे के लिए डेली अलाउंस आपको मिलता है। हेल्पर अलाउंस, नाम सुना है, पीए, पर्सनल असिस्टेंट, या एक हेल्पर मिल जाता है एज ऑफिशियल किसी बड़ी पोस्ट पे। या रिसर्च अलाउंस, इसमें सीधा फंडा सरकार ने क्या कहा, सबके ऊपर बॉक्स लगा के। एग्जाम अमाउंट क्या है, जितनी अमाउंट आप शिवांग क्या कर देंगे, सिंपल तरीका। मैंने कहा जी मैंने आपको 10,000 रुपए दिए यूनिफॉर्म के, आप कहते मेरी यूनिफॉर्म तो 8,000 की आ गई, अच्छी बात है, क्या खास बात है इसमें, 2,000 रुपए टैक्सेबल। अब मैं मेरी यूनिफॉर्म तो 12 की आ गई, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैंने आपको 10 दिए थे, 10 आपने खर्च नहीं थे, आपने 12 खर्च कर दिए, ज्यादा का कोई इलाज नहीं है। एग्जाम अमाउंट क्या है, जितने पैसे आप खर्च कर दोगे, सिंपल तरीका। नेक्स्ट, मेन न्यूमेरिकल आपका एचआरए, मेन सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। शॉर्ट नोट तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, बड़े क्वेश्चन का जरूर पार्ट आएगा, पार्ट ऑफ बिग क्वेश्चन। इसके बिना पेपर नहीं सेट होता, ये समझिए चलो। एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, बड़ा सुनने वाली चीज है ये। अब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो कॉमन सेंस, आपके पास घर तो है नहीं, तो आपका एम्प्लॉयर आपको 2 ऑप्शन देता है, या तो घर ले ले जा, पैसा। आप कहते हैं पैसे दे दो, तो घर में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ढूंढूंगा, मुझे कहाँ मिलता है, कहाँ मैं रहता हूँ। जैसे नोएडा वाले लोग हैं, कोई नोएडा रहता है, गुड़गांव, कोई दिल्ली, कोई कहाँ कहाँ रहता है, वो वहां से ट्रैवलिंग करना पसंद कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लोग हैं मोहाली रहना पसंद कर रहे हैं, जॉब पंचकुला चंडीगढ़, नहीं रहना चाहते रहे चंडीगढ़, या कहीं चंडीगढ़ रहना चाहते हैं, जॉब चाहे मोहाली में, अगर तो तू मोहाली रह, नहीं रहना चंडीगढ़ है, तो आप तो घर देंगे मुझे मोहाली के नजदीक, मैं चाहता हूँ चंडीगढ़, तो पैसे दे दो। पैसे क्या है सुनो, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, सिंपल तरीका। अब आपसे कहेंगे सरकार को कि सर अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे रेंट देता भी है, पैसा देता भी है, मैं कौन सा पैसा घर ले गया, मैंने भी तो उस पैसे से घर ही लिया करा है। हाँ वही तो उससे पूछना चाहते हैं, तूने कितने का लिया कितने का नहीं। देखिए पहला पॉइंट, 40 या 50% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब यहाँ पे क्या है, बेसिक प्लस डीए एंटर प्लस टर्नओवर कमीशन, दिस इज अ डेफिनेशन। मैं ये कह रहा था आपको, डीए एंटर का मतलब क्या था, जहां डेफिनेशन आएगी वहां डीए कौन सा आएगा, अब यहाँ एंटर वाला आएगा। और कमीशन भी सिर्फ कौन सी वाली, टर्नओवर, टर्नओवर मतलब सेल्स वाली, ओके। एक्चुअल अमाउंट रिसीव दिया होगा। तीसरा पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ वही सैलरी, विच एवर इज लोअर। जो लोअर होगा वो क्या होगा, एग्जम्प्ट। जो लोअर होगा वो क्या होगा, एग्जम्प्ट। अब ये 40 50 का क्या झोल है, हमने कहा जी शहर वाइज का फर्क होता है खर्चे का। 50% इफ मेट्रो सिटीज, मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता, बड़े शहर हैं तो मुंबई वगैरह आप जानते हैं, जैसे लोग बैंगलोर अगर आप जानते हो, जो आपके नॉन में कोई वहां पे जॉब करता हो आईटी वगैरह में, उनसे पूछना, उनका खर्चा बहुत है वहाँ। अकोमोडेशन वहां पे बहुत महंगी है, वहां पे सबसे बड़ा महंगा तो कैब बहुत महंगी है। आपने यहाँ पे तो आप कितने सौ किलोमीटर के, चलो 100 200 रुपए पे करते होंगे ओला उबर पे, वहां मान लेंगे 2 2 किलोमीटर के 500 500 रुपए, वो कैब ही नहीं आती। कारण क्यों, ट्रैफिक।
तो आपको मैंने सिस्टम बताया था एक बार, आपकी 9 बजे धीरज ज्वाइनिंग है क्लास में, उन्हें कंपनी में आप बैठ के कैब में, ये नहीं पता आप 3-4 बजे तक ऑफिस ना पहुंचे। इतना बुरा हाल है बेंगलोर में। तो सिस्टम क्या है, वहां जो कैब्स हैं या जो बसेस हैं वो इतनी हाई टेक है कि अपना लैपटॉप 9 बजे ऑन करके बैठो, चार्जर चूर्जर जो वाईफाई वगैरह सिस्टम चाहिए सब बस में, उसको अकॉर्डिंग उसका फेयर है। आप कहते ही बहाना, मैं यहाँ तो सर आ रहा हूँ जी, बस में हूँ, पहुंचूंगा, अरे जब तक तू पहुंचेगा अपनी कंपनी डूब जाएगी। अब तू वहीं अपना डब्बा खोल और शुरू हो जा। अपने ये होता है ना, तो फोन कर दे घर वाले, आ रहा है यार रास्ते में हूँ, अगर रास्ते में नहीं वहीं से करके इसको काम कर। ये पेटीएम गूगल पे सिस्टम है आपके, घर वालों को भेज देते हैं, आप जाइए वहां शॉपिंग करिए, कोई दिक्कत आ गई पैसे कम पड़े तो मुझे यहाँ बैठे बोल देना, मैं यहाँ से भैया को पेटीएम कर दूंगा। है तो फीचर है यार, वरना बड़ी दिक्कत है, पैसे नहीं है और समस्या है, आपको एंट्री ना दे कि मैं नहीं करने दूंगा। मैं कह यार कोई तू नंबर बता उसका क्या है, पेटीएम गूगल पे क्या चीज आप करा देते हैं। सेम यहाँ पे मेट्रो सिटीज में 50, अदर सिटीज में 40, ये आपने ये रखा हुआ है। अदर अलाउंसेज आर फुली टैक्सेबल, हाँ ये आपको बताऊंगा मैं लास्ट में जाके। प्रोविडेंट फंड की मैं नॉर्मली बात कर लेता हूँ। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड ये सिर्फ किन एम्प्लॉयज का होता है, पहले आपको बताना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का। जिसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अगर आप घर में हैं, उनको कभी बोलना आपका एसपीएफ है, वो एसपीएफ नहीं जानते, उनको बोलना जीपीएफ है, ये जानते हैं। वो बोलते हैं गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड, फुल फॉर्म इज दैट। प्रोविडेंट तो ये बोलते हैं, स्टैट्यूटरी नहीं बोलते। उनको बोलो आपके एसपीएफ में कितने पैसे हैं, फिर ये क्या होता है, जीपीएफ में, हाँ वो पता है मुझे, अब वही तो है। बस वो नाम ऐसा रख दिया कि लोगों के दिमाग में चढ़ गया कि गवर्नमेंट सरकारी प्रोविडेंट फंड, जबकि हुआ है कुछ नहीं, नाम इज द एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। तो इसमें नुकसान ध्यान से पढ़ना, इंप्लॉय जितने पैसे कंट्रीब्यूट करेगा सारे इग्नोर करने, बिकॉज आपको उसको क्या मिलेगी, रिडक्शन। कौन से चैप्टर में, 80C में। और उस फंड के ऊपर जितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा सारा इंटरेस्ट आपका क्या है, एग्जाम्ड। एम्प्लॉयर भी जितने पैसे जमा कराएगा सारे क्या है, एग्जाम्ड। लमसम अमाउंट आपको जो रिटायरमेंट पे मिलेगी वो भी क्या है, जल्दी बोलो। तो आप याद करने का तरीका सारा कुछ एग्जाम, हाँ बस इंप्लॉई का जितना पार्ट है, इंप्लॉई का जितना पार्ट है उसकी क्या मिलेगी, 80C में क्या मिलेगी, रिडक्शन। डन। आ जाओ आरपीएफ में मैं पढ़ाऊंगा, बाकी फालतू कहानी कुछ नहीं पढ़ेंगे अपन। आरपीएफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर भी इग्नोर, क्या मिलेगी जल्दी बोलो, रिडक्शन। इंटरेस्ट माफ है मुस्कान, एग्जाम अप टू कितने तक, 9.5% पर एनम बचा था। मतलब अगर आपको 12% ब्याज मिला, 9.5 तक माफ है, ऊपर का इंटरेस्ट उठा लीजिए 2.5%। अगर 12 मिला, 9.5 इज द माफ, 2.5% टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट करा, एग्जाम्प्ट है 12% ऑफ सैलरी, अगर उसने 15% जमा कराया, करा सकता है वैसे मालिक है वो, 15% कराया, 12% माफ है, 3% टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय। और वो परसेंटेज किसकी करेगा, डेफिनेशन नोट कर लो, बीए बेसिक सैलरी, ये लिखा नहीं, बेसिक सैलरी प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। टर्नओवर मतलब आप जानते हैं सेल्स। और जो लमसम पे पैसा मिलेगा सरकार यहाँ माफ करके क्या, एग्जैक्ट, देख लीजिए। डन है, नोट्स आपके पास होंगे तो मैं बता देता हूँ, ये पैरा आप छोड़ दीजिए, आपके मतलब का नहीं है, कंफ्यूज करेगा फालतू में। और अगला पैरा जो है इसको भी छोड़ दीजिए, आपको कंफ्यूज करेगा। डन हो गया। इसके बाद यूआरपीएफ कभी आया तो जरूर बता देता हूँ, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन माफ है, इग्नोर, माफ भी नहीं, इग्नोर ही कर दो, एटीसी भी नहीं, इग्नोर। इंटरेस्ट क्या है धीरज, एग्जाम्प्ट। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी क्या है, माफ है। इसने जाते हुए पकड़ा क्या, लमसम जो मिलेगा, अब तक दोनों ने लमसम क्या किया था, माफ किया था, ये तो मैं लमसम पे टैक्स लगाऊंगा क्या। 4 पार्ट कर लो सर, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। जो तो मेरा खुद का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उसको क्या करना है मैडम, इग्नोर। मेरे कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो ब्याज मिला कहां जाएगा, अदर सोर्स, कहां जाएगा, अदर सोर्स। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट ये दोनों कहां जाएंगे, सैलरी। दैट्स अ पॉइंट, बाकी करके ज्यादा चलेगा। सुपरएनुएशन पढ़ना है पढ़ लीजिए, टाइम पास है। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इग्नोर है, इंटरेस्ट माफ है, लमसम भी इसका माफ है। हाँ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन माफ है अप टू कितने तक, 7.5 लाख पर एनम। वैसे काम आता नहीं, वैसे बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, काम आता नहीं, ठीक है मैंने पढ़ा दिया। अनअप्रूव्ड सुपरएनुएशन को समझो जस्ट ट्रीटमेंट एज ए, अगर कोई अनअप्रूव्ड सुपरएनुएशन आया उसको जस्ट क्या ट्रीट करो, अनरिकॉग्नाइज्ड, कौन सा, प्रोविडेंट फंड। एक तरह का जो ऊपर नहीं बढ़कर आए, ये लमसम पे टाइम पे जाकर पकड़ेंगे वो चीज। ये आ गया सर पर्क्स। पर्क्स मींस एक्स्ट्रा बेनिफिट जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा, इट मे बी मॉनेटरी और
नॉन मॉनेटरी डिफरेंस आप घर पे पढ़ लीजिएगा। अलाउंसेस और पर्क्स में क्या डिफरेंस है? अलाउंसेस में पैसा मिलता है, पर्क्स में बेनिफिट। यहाँ पहला ये छोड़ दो, ये पेपर में नहीं आएगा, लीव इट। एलटीसी, एलटीसी पूरा पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, अब लीव कर दीजिए, फायदा नहीं। फिर मैं अभी नई क्लास शेयर करूंगा आपको पढ़ने के लिए, जो अच्छे नहीं है वो पूरा पेज छोड़ दो, कोई काम नहीं आएगा। डन। नेक्स्ट पढ़िए, मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल ये जरूरी है। ट्रीटमेंट इंडिया में कराते हो अगर आप, ठीक है, ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहां करवाइए। इंप्लॉयर का ओन अपना हॉस्पिटल या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल, तो फुली क्या है, तो आपको पता है इसमें खर्चा ज्यादा होते हैं। बाहर कहीं कराएंगे इट्स अ फुल टैक्सेबल। अगर ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया कराए, फॉरेन बाहर गई, तो सुनने वाली बात है, बेनिफिट ऑफ ट्रीटमेंट एंड स्टे, इलाज कराना और वहां रहना, वो एग्जाम्प्ट होगा अप टू द लिमिट जो कौन प्रिस्क्राइब करेगा, आरबीआई, क्योंकि फॉरेन जा रहे हैं डॉलर खर्च करेंगे, तो इंडिया का सिस्टम बिगड़ जाता है डॉलर्स को देखते हुए, तभी तो इतना महंगा हो रहा है। तो उसको देखते हुए हमने कहा कि खर्चा करो, मना नहीं कर रहे, बट टैक्सेबल करेंगे, उतना का माफ करेंगे जितना आरबीआई जेन्युइन कहेगी। अगर बेनिफिट ऑफ ट्रैवल लेना है, जाना भी तो पड़ेगा, वो ट्रीटमेंट एंड स्टे है, बाय एयर जाना नहीं पड़ेगा, तो वो फुली एग्जाम्प्ट कर देंगे। अगर आपकी जीटीआई अप टू कितने तक है, वैसे बड़ा हंसी मजाक वाला पॉइंट है, आपकी 2 लाख की जीटीआई हो, ग्रोस टोटल इनकम, और इलाज कराने के लिए आप, हाँ मैं नहीं मानता वैसे, एक 15,000 महीने वाला बंदा और कहे जी ऑपरेशन कराना है कनाडा जाके, फिर तो हो लिया काम। ठीक है ना, पर दिया सरकार ने पॉइंट तो ठीक है, अदरवाइज इट इज फुली टैक्सेबल, ये आपको पता होना चाहिए। डन। नोट्स पढ़ लीजिए। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फुली क्या है, एग्जाम, सरकार ने इसमें प्लानिंग नहीं करी कि आज के टाइम पे वैसे हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज का क्या कर देती है, इंश्योरेंस। एग्जम्पशन फॉर ट्रीटमेंट अलाउड फॉर एम्प्लॉई, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट, रिश्तेदार, रिश्तेदार में कौन, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। एग्जम्पशन ऑफ स्टे एंड ट्रैवल इज अलाउड ओनली फॉर वन पेशेंट वन, और ये नहीं कि इलाज करने को बाहर जा रहे हैं तो आप सारे तैयार होगे कि हम भी चलेंगे, कि बाहर तो जा रहे हैं तो घूमने तो जा रहे हैं, इलाज कराने जा रहे हैं, तो एक पेशेंट एक अटेंडेंट। लोन अगर आपने दिया है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ने सस्ते रेट पे, तो रेट टैक्सेबल हो जाएगा। कैसे, एसबीआई का रेट क्या चल रहा है, माइनस आपने कितना रेट लिया, जैसे मान लो एसबीआई का रेट चल रहा है 12%, आपका एम्प्लॉयर आपसे कितना ले रहा है, 9, तो साफ पता चल रहा है 3% का आपका फायदा कर रहा है, तो वो 3% आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और सुनना, अलाउंसेस में हमेशा हम पढ़ते हैं एग्जाम्प्ट, पर्क्स में सीधा पढ़ते हैं टैक्सेबल, ये टैक्सेबल, माफ नहीं पढ़ते, ये टैक्सेबल है। ये लोन देखो, अगर लोन 20,000 तक दिया, क्वेश्चन आएगा ये, तो नॉट टैक्सेबल। छोटे लोन के ऊपर कोई ब्याज का चक्कर नहीं, मतलब इतना भी शक्की ना करो यार, 20,000 तक का लोन दिया और ऊपर से उस पर ब्याज मांग रहे शर्म। एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉय को 20,000 का लोन दे, उस पर ब्याज मांगे, यार चिंदी लगता है, 300 400 के आइटम के लिए 20,000 मांग रहे हैं। अगर उसका लोन दिया वो ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज, हमें नहीं पढ़ना व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफाइड डिसीज, अगर वहां लोन 20,000 से ज्यादा भी दे दिया, तब भी उसको हम सीरियस नहीं लेंगे, बिकॉज बंदा तो यार बीमारी से मरने वाला हो रहा है, ठीक है ना, ऊपर से तू ये सोच रहा है यार ब्याज लूं या ना लूं, हद होगी। तो उसको प्लीज इग्नोर करिए। इफ एम्प्लॉय सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिसीज, देन लोन गिवन अमाउंट मोर देन 20,000, देन उस पर भी इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे। गिफ्ट इन कैश है, टैक्सेबल है, इन काइंड है। अगर एफएमवी गिफ्ट की 5,000 से कम है तो फुली एग्जाम्प्ट, अगर 5,000 से ज्यादा है तो फुली टैक्सेबल। बट आपकी बुक यहाँ पे क्या करती है, अगर मैंने आपको 7,000 रुपए की क्या दी, जल्दी बोलो, वॉच, तो वो कहती है इन काइंड है, 5,000 तक की वॉच माफ है, 2,000 रुपए क्या है, टैक्सेबल। और दोनों पॉइंट ठीक है। कुछ बुक्स कहती हैं 2,000 टैक्सेबल है, कुछ बुक्स कहती हैं 7,000 टैक्सेबल है। अब जो आपको जस्ट है आप पेपर में कर सकते हैं, दोनों ठीक है, पर मेरी राय 2,000 के ऊपर है। एक्सेस, नॉट फुली, नॉट फुली, एक्सेस अमाउंट ऊपर द 5,000 टैक्सेबल। ई सोप छोड़ दीजिए, कोई काम नहीं आएगा। यूज ऑफ मोबाइल एसेट देख लो, कंप्यूटर लैपटॉप दिया तो फुली एग्जाम्प्ट, आज के टाइम पे हर कंपनी कंप्यूटर लैपटॉप तो खुद देती ही है। अदर एसेट्स दिए टीवी और एसी, अगर ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर जल्दी बोलेगा, तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी धीरज, 10% ऑफ कॉस्ट। उस टीवी फ्रिज एसी का कोई 10%, मतलब टीवी दिया 1 लाख का, 1 लाख का 10%, 10,000। अगर ऑन्ड है, अगर टीवी एम्प्लॉयर का खुद का है, अगर हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है, किराए पे लेके दिया, तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर। ट्रांसफर पढ़ना है पढ़ लीजिए, वैसे काम आता नहीं। और ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, कंपनी ने आपको एसेट ही बेच दिया, आप कंपनी के लैपटॉप कंप्यूटर या टीवी यूज कर रहे थे, मैं क्या सर बेच ही दो, मुझे मुझे टीवी अच्छा लगा, ठीक है आप भी कहाँ रखेंगे, मैंने खरीद लिया। कंप्यूटर लैपटॉप बेचा,
तो टैक्सेबल अमाउंट क्या आएगी, सुनने वाली बात है, डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी क्या होती है, बुक वैल्यू माइनस कंसिडरेशन, आपने मुझसे कितने पैसे लिए। और डब्ल्यूडीवी कैसे निकालनी है, डेप्शन लगानी है 50%, कौन सा मेथड, डब्ल्यूडीवी, ठीक। अगर कार बेची तो टैक्सेबल अमाउंट वही डब्ल्यूडीवी माइनस, पर डब्ल्यूडीवी कैसे आएगी, 20%, कौन सा मेथड, डब्ल्यूडीवी। एनी अदर एसेट, जैसे कि कैमरा, हमारी बुक में क्वेश्चन है, कैमरा उसने बेचा तो टैक्सेबल अमाउंट तो वही डब्ल्यूडीवी माइनस कंसिडरेशन, तो रेट क्या लगेगा 10%, मेथड कौन सा, ऐसा लगेगा, या थोड़ा चेंज। और डेप्शन यहाँ पे अकाउंट्स की तरह नहीं लगेगी कि 3 महीने की, 6 महीने की, 7 की, ना टैक्स की तरह पीजीपी वाली 180 वाली, ना, यहाँ पे लगेगी कंप्लीट ईयर। कंप्लीट ईयर बताऊं, बड़ी अजीब एग्जांपल है, सुनना। आपने 14 अगस्त 2019 को एक कार, कंपनी ने क्या खरीदी थी बोलो, परचेज, किसने परचेज करी थी, कंपनी ने। कंपनी ने आज वो कार आपको मुस्कान बेच डाली, आज ऐसी मान लेते हैं 15 दिसंबर 2000 क्या चल रहा है, 22, कितने साल कितने महीने हो गए सोचो। 14 अगस्त 19 को कंपनी ने खरीदी थी, हम तब से यूज कर रहे हैं, आज कंपनी ने मुझे बेच दी 15/12/2022 को, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, बल्कि कुछ महीने और ही हो गए, कोई 14 अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मोटा मोटी 4 महीने हो गए। तो यहाँ डेप्रिसिएशन आप कहेंगे सर मोटा मोटी 3 साल कितने महीने हो गए, तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे ओनली फॉर 3 years। दिस इज अ न्यू थिंग, दिस इज अ न्यू थिंग, नॉट ये कि क्या सिस्टम है कितनी बार तक जाना है, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे फॉर लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन शुड बी कंप्यूटेड फॉर एवरी, एवरी कंप्लीटेड फॉर ईयर, कंप्लीटेड फॉर ईयर, समझेगा। नेक्स्ट, लंच फैसिलिटी, 50 रुपए तक अगर आपको खाना देता है आपका एम्प्लॉयर तो पूरा माफ है, थ्रू वॉचर पेड या थ्रू इन द ऑफिस प्रीमाइसेस, 50 तक का खाना, वो कहेगा जी 80 रुपए का खाना दिया तो 50 का माफ था, 30 रुपए इंटू जितने दिन दिया वो टैक्सेबल। हाँ, टी कॉफी ब्रेकफास्ट वो माफ है, इतना तो आपको मिलता रहता है, स्कूल में भी टीचर्स को टी कॉफी तो आती थी, ठीक है ना। या कंपनीज में मैंने कैफेटेरिया बताया, जैसे बड़ा फ्री ओपन नेस्ले का कैफे बना था, बड़ा सुंदर सा, आप वहां जाके बैठिए, लैपटॉप लीजिए, सैंडविच वगैरह जितना मिल सकता है, ये नहीं कहेगा वहां परोठे मांगिए, ये पिज्जा दे दे, नहीं, ये एक रिफ्रेशमेंट टाइप। स्कूल में था आगे थे, स्कूल में रिफ्रेशमेंट मिलेगी, हम तैयार खुद सुबह से खा के नहीं गए भाई क्या कुछ मिलेगा, वहां गए साला एक ब्रेड थमा दिया उसमें, ठीक है, एक चाय का गिलास कहते हैं ये रिफ्रेशमेंट है। और फिर एक चीज है ना सर, नॉट कि आपको एक खाना मिलेगा या दाल मखनी कह दी मैंने आपको, तो सिंपल पॉइंट है, पर आप तो ये सोच के चले गए ये रिफ्रेशमेंट में क्या कुछ होगा, नहीं, वो ब्रेड से। हाँ, लंच अगर आप कोई रिमोट एरिया में देते हैं तो नॉट एक्स, कारण नहीं, जहाँ बंदा नहीं पहुंचता वहां आप खाना दे दें, और वहां खाना खाएगा भी कैसा इंसान, तो वहां पे खाना देना आपकी ड्यूटी बन जाएगी, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग में लंच क्या है, माफ हो जाए, ये छोड़ दीजिए। राउंड क्या मतलब, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। अब मान लो यहाँ पे 2-3 साल तो मैंने बोल दिया, चलो 11 महीने भी होता तभी 3 साल, कंप्लीट ईयर चाहिए मुझे, 2 साल कुछ दिन भी होता ना तभी 2 साल, कंप्लीट ईयर चाहिए मुझे। और ये कटिंग कर लीजिए काइंडली, ये पूरा पेज ही कटिंग है आपका, पूरा पेज, हाँ ये पूरा पेज हमारे सिलेबस में नहीं है। अगले पेज का भी कम से कम मैं आपको बताना चाहूंगा हाफ तक, ये पॉइंट हमने पढ़ना है। 10th RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन, 10th पॉइंट से हमें रीड करना पड़ेगा। ऊपर का मैंने कटिंग कर दिया सर, ऊपर का नहीं है, डन। रेंट फ्री अकोमोडेशन में मतलब क्या है, अब मैं रहने के लिए आपको पैसे नहीं दूंगा, रहने के लिए क्या दूंगा, घर दूंगा, ठीक। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हमने सुना होगा क्वार्टर्स, और रेड रेड कलर के घर से बने होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं, तो टैक्सेबल होगा एज पर लाइसेंस फीस डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। अगर अदर एम्प्लॉय है तो ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, घर अपना भी हो सकता है और किराए के लेके भी दे सकते हैं। अगर अपना घर है तो टैक्सेबल अमाउंट शिवांग क्या होगी, 7.5, 10 या 15% ऑफ किसका, BDBA CM, ये फुल फॉर्म भी पढ़ाऊंगा। अगर किराए पे लेके दूंगा टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी, 15% ऑफ सैलरी या हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। अगर फर्नीचर भी साथ में दिया तो 2 पॉइंट है, क्या फर्नीचर ऑन है, हाँ जी, तो 10% ऑफ कॉस्ट। अगर किराए पे लेके दिया तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, सिंपल। अब आ गया ये 7.5 या 10 का क्या चक्कर है, सुन लीजिएगा, 7.5 या 10 का क्या चक्कर है, सुन लीजिए फटाफट क्या लिखा हुआ है मैंने, ये पढ़िए। अगर पॉपुलेशन वाइज अगर घर आपका है, फिर आप चलेंगे आंचल किस वाइज है, पॉपुलेशन वाइज। अगर पॉपुलेशन शहर की 10 लाख तक है, 7.5, 10 लाख से ऊपर 25 लाख तक है, ये पेपर में लिखा होगा,
हमें गैस नहीं करना, मुझे कैसे पता इंदौर की कितनी है, चंडीगढ़ की कितनी है, जयपुर कितना है, लिखा हुआ है जयपुर 26 लाख, 28 लाख, 30 लाख, हमें नहीं करना। 25 लाख से ऊपर है तो 15%। मीनिंग ऑफ सैलरी BDBA, ये समझ लो पूरे चैप्टर की सबसे बड़ी डेफिनेशन ये BDPACM, वरना सब सब तीन तीन बड़ी थे, ये ज्यादा है क्या। बेसिक सैलरी, DA के साथ कुछ लिखा नहीं हुआ, एंटर कर लीजिएगा टर्म्स। DA कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब टर्म्स। B बोनस, A टैक्सेबल अलाउंसेस, कमीशन देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, और मतलब वहां तो सिर्फ टर्नओवर थी, कोई भी किसी प्रकार की कमीशन। और लास्ट है M अदर मॉनेटरी इनकम एक्सक्लूडिंग फर्क नहीं आएगा। ये पॉइंट आपने एक बार देखना तो देख लीजिए, वैसे काम नहीं आते, ये मेन पॉइंट्स नहीं है। फॉर कंप्यूटिंग BDBACM पर्क शुड नॉट बी कंसीडर्ड, बात हो गई। BDBACM के लिए सैलरी मींस करंट पीरियड की सैलरी लेनी है, एडवांस एंड एरियर शुड भी क्या करना पड़ेगा, इग्नोर, वैसे जोड़ लेना सैलरी में, पर डेफिनेशन के टाइम पे ये ऐड नहीं होगी। फॉर कंप्यूटिंग BDBACM कोई भी रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव, सैलरी, पीछे जो भी अपने पढ़ा, प्रोविडेंट फंड, कुछ भी ऐड नहीं होगा। यह सिंपल तरीका, जो डेफिनेशन में आ गया वही ऐड होगा, फालतू कुछ ऐड नहीं। कितने मन में आ जाए मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, जो बोल तो दिया BDPACM, बी का मतलब क्या था, बेसिक सैलरी, डी का मतलब DA, बी का मतलब बोनस, ए का टैक्सेबल अलाउंसेस, सी का कमीशन, अदर मॉनेटरी वर्क्स, ये छोड़ दो सारे पॉइंट, ठीक है। होटल बेनिफिट पढ़ना है तो एक बार देख लीजिए फटाफट क्या है। अगर आपको होटल में रहना पड़ गया ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट पर्पस, कई बार नौकरी शिफ्ट करनी पड़ती है ना, आपको होटल में रहना पड़ गया, तो होटल में रहेंगे, टैक्स अमाउंट क्या, 24% ऑफ फायदा कर दिया आपका, वही BDBACM। और हायर रेंट चार्जेस बाय एम्प्लॉयर, जितना वो पे कर रहा है, विच एवर इज लोअर, यहाँ आप एरो देके लिख सकते हैं विच एवर इज लोअर, और ये टैक्सेबल आएगा। Note, if hotel facility provided at the time of transfer of employee and if it is up to 15 days, then it should not be taxable। मतलब 15 दिन तो लग जाते हैं यार, वहां पे आपको शिफ्ट करूंगा। जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ ने भी कनाडा जाना था, तो कंपनी कहती है 15 दिन का किराया हम देंगे वहां पे रहने का, एक होटल आपको दे देंगे, एक गेस्ट हाउस टाइप, ये 15 दिन आप रहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपको नया घर ढूंढना पड़ेगा, अगर 15 दिन से ज्यादा वहां रहते हैं तो उसके बाद का अगले दिन से रेंट आप पे करें। मतलब 15 days आई थिंक सो इनफ फॉर यू, जैसे मैं आपको चंडीगढ़ छोड़ दूं लाके, एकदम से नए शहर में लाके रख दूं, आज के टाइम पे इतना अनपढ़ तो कोई है नहीं कि 15 दिन में घर ना मिलेगा। आप एक दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन में मिल जाएगा यार, 15 दिन में घर ना मिले तो बड़ा अजीब लगेगा सुनने में, चाहे टेम्परेरी ले लीजिए इतने, तो वो सिस्टम यहाँ पे 15 दिन तक है। तो मान लो कभी आ गया 25 डेज आपने होटल में रहे, तो 15 दिन मैं आपके यहाँ पे क्या कर दूंगा मुस्कान, लीव। 10 दिन का मुझे आपका रेंट का निकालना पड़ेगा सिस्टम, 10 दिन का ओनली, ठीक है। इन हाउस फैसिलिटी, होटल फैसिलिटी, इफ एम्प्लॉयर रिकवर एनी रेंट, अगर मैं आपसे कोई रेंट भी लेता हूं देन वो रेंट आपसे माइनस के लिया जाएगा, जो भी आप लोअर करके निकालेंगे। कार फैसिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट थी हमारी, वैसे पूरे चैप्टर में कार बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अगर आपको याद आ रही हो। अगर आपने कार यूज करी फुली किसके लिए, जल्दी बोलो, ऑफिस पर्पस, तो फुली क्या है जल्दी बोलिएगा, एग्जाम। इफ कार मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ, एम्प्लॉयर मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ईच जर्नी एंड एम्प्लॉयर इशू सर्टिफिकेट दैट कार इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर, अगर इतना कुछ कर लेते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा तो एग्जाम, अदरवाइज फुल टैक्सेबल। कार इज फुली किसके लिए, पर्सनल, आपके घर वालों के लिए दी तो। अगर कार ऑन्ड है तो वही 10% कॉस्ट का, अगर कार हायर्ड है तो हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, प्लस ड्राइवर है तो ड्राइवर की सैलरी, प्लस रनिंग मेंटेनेंस, वही पेट्रोल डीजल का खर्चा वो भी ऐड करो, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, सिंपल। यहां थोड़ी गेम ट्विस्ट खा गई थी आपकी, अगर आप समझ पाएंगे। अगर कार POPP है, समझ रहे हैं, POPP क्या था समझो, पार्टली ऑफिस, पार्टली, अब थोड़ी लड़ाई ज्यादा है, अब डिवाइड करना मुश्किल, अब डिवाइड करना मुश्किल है। हाउ कैन यू से दैट कि कार ऑफिस थी, कार पर्सनल थी, वो तो मुश्किल है ना। मैं कार यहाँ लेकर आता हूँ, कभी एलांटे भी चले गए, यहाँ से घर भी चले गए, फिर यहाँ पे आ गए, तो ईच जर्नी रिकॉर्ड करनी मेरे लिए मुश्किल है यार, मैं कोई डायरी लेके तो बैठता नहीं, तो तब कैसे करेंगे, सुनो। हमने कहा कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय है या कार्ड एम्प्लॉयर की, पहले ये पूछो कार तेरी है या ऑनर की है, मैं कार मेरी है। रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस कौन देता है, मैं क्या वो भी मैं देता हूँ, फिर तो किस बात की चिंता, कार भी तेरी, खर्चा भी तेरा, हमें क्या लेना।
जैसे मेरा कार भी मेरी, खर्चा भी मेरा, आपसे क्या लेंगे उससे, तो इट्स नॉट बेनिफिट, नॉट टैक्सेबल। कार मेरी है, सुनने वाली बात है, खर्चा आप लोग देते हो। या स्कूल से मेरी बात हुई, मैं आऊंगा पढ़ाने के लिए, कहते आ जाइए, मैं कार मेरी, मैं ले आऊंगा, आप पेट्रोल का खर्चा दे दे, कहते डन। तो क्या हुआ, एम्प्लॉयर जो खर्चा देगा क्या, टैक्सेबल अमाउंट क्या होगी, रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर, जो भी आपका एम्प्लॉयर आपको पैसे देगा। मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे उन्हें 3,000 इंटू 12 कितने पैसे दिए, 36,000 रुपये, माइनस कितने करेंगे, यहाँ रेट लिखा हुआ है 1,800 या 2,400 पर मंथ। ये नीचे कुछ इंजन कैपेसिटी लिखी हुई है 1,600 सीसी, कभी नाम सुना है, जैसे आप गाड़ी बोलते हैं आपकी स्विफ्ट, वो 1,296 सीसी है, 1,300 भी नहीं है, मतलब 1,296 सीसी है। जहां मैं कहूँ i20, वो 1,400 सीसी है। करेटा के भी अगर याद हो, दो मॉडल आए थे, 1.4 1.6, जो मेन बड़ी करेटा आती है वो 1,600 सीसी है, वरना उसके पीछे लिखा भी होता है 1.6। आपने टोयोटा देखी होगी इनोवा, उसके पीछे लिखा होता है 2.4 2.6 2.8, तो वो इंजन है। 2.4 2,400 सीसी, 2.8 2,800। जो फॉर्च्यूनर सुनते हैं आप लोग 4.0, वो 4,000 सीसी है। 520 आ जाइए BMW टाइप, तो वो 5200 सीसी, या 220 मर्सिडीज, तो उस अकॉर्डिंग सारा। तो हमने इसको डिवाइड करा, अगर इंजन अप टू 16 सीसी है छोटी कार, उससे ऊपर वाली बड़ी कार, छोटी कार के 1,800 रुपये और बड़ी कार के 2,400 रुपये, रेट हमने सरकार ने फिक्स कर दिया। अब कहते हैं मान लो मेरे पैसे ज्यादा लगते हैं, हम नहीं जानते ज्यादा लगते हैं कम लगते हैं, हमारे अकॉर्डिंग छोटी कार के 1,600, बड़ी कार के 2,400, वो यहां माइनस कर देना। अगर कार कंपनी की है, खर्चा कौन देता है, मान लो एम्प्लॉय, तो सीधा तरीका, छोटी कार का 600, बड़ी कार का 900, ये आपको टैक्सेबल है। अगर कार कंपनी की और खर्चा भी कौन देता है, कंपनी, तो फिर वही 1,800 और 2,400, डन। नेक्स्ट आता हूँ, अगर कार के साथ ड्राइवर मिलेगा काजल, तो 900 रुपये महीना और ऐड कर देना ड्राइवर का, वो ऐड हो जाएगा। अगर कार ने, कंपनी ने आपको एक से ज्यादा कार दी हुई है, तो एक कार को आप क्या मानेंगे, समझो मेरी बात को, वन कार इज प्रोवाइडेड फॉर पीओपीपी, देन वन कार इज टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू अबव स्टैंडर्ड अमाउंट, एंड अदर कार को आप क्या मान लेंगे, फुली यूज फॉर पर्सनल। ये एक कार तो फिर घर पे रहेगी ना, एग्जांपल दी मैंने आपको, दो कार हैं तो एक कार घर पे रहेगी और एक कार ऑफिस में, तो ये चीज है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, एजुकेशन फैसिलिटी भी छोड़ दीजिए, कोई ऐसा सच काम नहीं आएगा। गैस इलेक्ट्रिसिटी फुली टैक्सेबल, फ्री सर्वेंट फुली टैक्सेबल, अदर परक्विजिट फुली टैक्सेबल, सारे माफ। क्या है शिवांक, टेलीफोन मोबाइल फोन अगर मैं आपके घर पे लगाता हूँ तो वो माफ है, ये माफ है, उसके पैसे दो चाहे घर पे लगाओ। घर पे बोल रहा हूँ, लोग सोचते हैं एम्प्लॉय का पैकेज है ना, घर पे जो फोन लगा है उसके लिए भी जो बिल आएगा मैं अगर पे कर दूं, क्यों, कभी तुझे इमरजेंसी बुलाना पड़ गया, तो घर पे फोन मैं कर दूं, फोन नहीं है, तो वो चीज है। स्कॉलरशिप, एम्प्लॉय के बच्चे को जान के स्कॉलरशिप दी प्रमोशन के लिए, तो वो गुड सोल्ड करे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एटा 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 रीजनेबल। जैसे मेरे ब्रदर ने CA1 के पहले जॉब करी कैशियो कंपनी में, जिसकी आप कैलकुलेटर यूज करते हैं, घड़ियां भी आती हैं कैशियो की काफी, तो उसकी शादी थी, तो उसने खुद वो क्या, वो कट्ठा सेट आता है, हस्बैंड वाइफ का वॉचेस का कट्ठा पेयर आता है, उसने कंपनी से ले लिया। कंपनी तो है ही है, कंपनी ने बल्कि जो मार्केट में 10,000 की थी उसको 6,000 में लगाई, कारण क्यों, रीजनेबल प्राइस। तो हम वहां पे कोई प्लानिंग नहीं कहेंगे, इट्स अ नॉर्मल थिंग। अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ तो मेरा एम्प्लॉयर मुझे चीज सस्ती लगा सकता है, कोई खास बात नहीं है इसमें। टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी पर्क पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर आपकी कोई टैक्स था मैंने पे कर दिया, कोई खास बात नहीं है इसमें। ये रहा जी प्रोफेशनल टैक्स, बस लास्ट पेज है, इसको कवर करते हैं क्योंकि कल नहीं पढ़ना पड़ेगा अपने। प्रोफेशनल टैक्स, इट मींस टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर on behalf of employee, then first should be taxable, then after reduction 16 में if it is paid by employee then only क्या मिलेगी, डिडक्शन। सुनना ये ग्राफ देखो, अगर पेड बाय कौन है जल्दी बोलो, तो एक बार शिवांग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और एक बार नीचे क्या करेंगे, लेस। एक बार ऐड कि तूने पे क्यों करा, सैलरी का पार्ट है, लेस क्यों, और पे तो हो ही क्या। अगर इंप्लॉई पे करेगा, ऐड कुछ नहीं होगा मुस्कान, सीधा क्या होगा, बस याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ये एंटरटेनमेंट तब मिलेगा पहले तो टैक्सेबल है सभी के लिए, अगर आप गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं तो माफ है, तीन कंडीशन, 20% ऑफ क्या है, अगर आप नोट करेंगे पूरे चैप्टर में सिर्फ यहां जाके बेसिक सैलरी आता है, वरना सब जगह बेसिक प्लस DA एंटर प्लस टर्नओवर कमीशन। एक्चुअल अमाउंट रिसीव, वो तीसरा मैक्सिमम 5,000 विच एवरेज लोअर, और लास्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपए की विच एवरेज जो भी हो जाएगा। ये कंसेप्ट ऑफ पे स्केल अभी ड्रॉप कर दीजिए, काम नहीं आएगा। और ये
ये ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको ऐसे बाद में सिखा दूंगा, इतना बड़ा हाई क्लास नहीं है। ये समरी है सर। जिस बच्चे को डाउट आए कि अभी मैं कल जब शुरू करूंगा सैटरडे को, तो आपको डाउट आए सर कौन कहाँ कहाँ क्या डेफिनेशन थी, अब ये पेज खोल के बैठ जाइएगा। ईए के लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए, बेसिक सैलरी। पीओजी याद है, कवर्ड एम्प्लॉय के लिए क्या था, बेसिक प्लस डीए बोथ। और हाउस, हाउस याद है, आरएफ पे, रेंट फ्री अकोमोडेशन। एंड होटल के लिए क्या था सबसे बड़ा, बीडीबीए। और याद करने का तरीका, बाकी सब जगह क्या था, बेसिक प्लस डीए टर्नओवर प्लस कमीशन। याद करने का तरीका। और ये छोड़ दीजिएगा रिबेट, इसका कोई फायदा, ये आपको मैं अलग से बता दूंगा व्हाट डू मीन बाय रिबेट। ये आपका एक समरी क्लास आज एक दोबारा से एक बार हो गई नोट्स के ऊपर, थोड़ा रिकॉल करने का तरीका था, बाकी बच्चों के लिए फायदा हो जाएगा जिन्होंने पहले सुना हुआ ज्यादा, आपके लिए तो बेनिफिट है ही है। तो यहाँ तक एक बार क्लास चाहे दोबारा सुनाना, बीच में ब्रेक रखिए कल की, और सैटरडे इसके ऊपर मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस ही स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ तक के लिए कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। इसकी थ्योरी तो नहीं आती पेपर में? नहीं जी, सैलरी की रजे कोई थ्योरी नहीं है, इसका सिर्फ न्यूमेरिकली आएगा। मतलब फिर न्यूमेरिकल करें या थ्योरी आप? न्यूमेरिकल वो हो जाएगा, बड़े टैकल आराम से हो जाएगा। 3 लेक्चर्स का खेल है, सैटरडे एंड ट्यूसडे, ये आपके बिल्कुल पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है। ओके रजी, थैंक यू।